हेलो, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग। तो आज जो हम वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं वो है आपका मिडाइवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाला जो बुक है आपकी, जो पेपर होगा। तो उसका इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आज हम बना रहे हैं इसका हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो ये एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस वाले जो आपका पेपर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसमें एग्जाम से, आपके एग्जाम में इसके बाहर होपफुली कुछ ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल क्रीम क्वेश्चंस उठाए गए हैं आपकी जो तीनों यूनिट्स हैं उससे, और पीवाईक्यूज के बेसिस पे, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हो तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आ जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का बनने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और ये जो है ये आपका SOL वगैरह सबके एग्जाम्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य स्नातक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको इस चैप्टर की PDF मिल जाएगी जो आप कंटेंट फिर उसमें से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं जो यूरोप के ऊपर है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोलता है कि सामंतवाद क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है सामंतवाद क्या है, मध्यकालीन यूरोप में इसके उद्भव, प्रमुख विशेषताओं तथा मैनर, जागीर, फीफ की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है इसने कि सामंतवाद के बारे में पूछा, फिर उसके मध्यकालीन यूरोप में वो कैसे ओरिजिन हुआ उसका, उसकी विशेषताएं क्या है, मैनर और फीफ है ना, इन सब के बारे में ये बात करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए हम समझते हैं कि सामंतवाद सबसे पहले होता क्या है। तो सामंतवाद को डिफाइन किया गया है कैसे कि एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था थी। यानी ये कैसी थी, इसमें समाज का भी एलिमेंट था, इसमें इकोनॉमी का भी एलिमेंट था और इसमें आपका पॉलिटिक्स का भी एलिमेंट था। और ये आधारित किन चीजों पे थी, ये 3 चीजों पे आधारित थी। सबसे पहले किस पे, आपका पदानुक्रम, यानी ये हायरार्की बेस्ड थी। उसके बाद क्या था, अलीजियंस पे थी यानी निष्ठा। और तीसरा क्या था आपका, परस्पर निर्भरता, यानी सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। ठीक है, अब सामंतवाद पर इतिहासकारों ने क्या बोला है। ठीक है, तो अलग अलग आपको आपकी किताब में दिया गया है डेफिनेशंस। तो मार्क ब्लॉक ने सामंतवाद को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया है इसे परस्पर निर्भरता के बंधन के रूप में। ठीक है, परस्पर निर्भरता आप समझ गए ना क्या होता है। इसके बाद ब्रूनर ने कैसे बताया है, ब्रूनर ने बोला कि यह सैन्य आवश्यकताओं पर आधारित थी, यानी कि जो आपके सामंत थे उनकी सैन्य आवश्यकताओं के ऊपर यह व्यवस्था आधारित थी। फिर उसके बाद हेनरी पेरेन ने इसे कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने बोला है कि व्यापार में गिरावट के कारण एक ग्रामीण स्वानीकृत बंद अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ। यानी कि व्यापार में कमी हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक सेल्फ डिपेंडेंट यानी सेल्फ सफिशिएंट और बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बिजनेस बहुत कम होता है। ठीक है, उसमें जो भी उगाया जाता है वो अपने यूज के लिए उगाया जाता है। और पेरी एंडरसन ने क्या बताया, पेरी एंडरसन ने बोला इसमें कि संप्रभुता का विखंडन हो गया। संप्रभुता क्या होती है, आप पिछली क्लासेस में स्कूल में पढ़ के आए हो कि अपने निर्णय खुद लेने की ताकत को संप्रभुता बोलते हैं। तो संप्रभुता का विखंडन हो गया, यानी जो राजा के पास पहले पावर थी, वो अपने निर्णय खुद ले सकता था, वो अब विखंडित हो गई है, वो पावर उसके पास नहीं रही। तो वो पावर गई कहां, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सामंतवाद की। तो जो रोमन साम्राज्य था उसका पतन हो गया था और उसी टाइम पे क्या हो रहा था, जर्मनी की तरफ से आक्रमण हो रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, असुरक्षा। अब मान लो जब युद्ध होगा, जब आक्रमण होंगे तो क्या होगा, लोगों को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी ना। इसीलिए इस दौरान क्या हुआ, रोमन और जर्मनिक संस्थाओं का मिश्रण हुआ कि जो रोमन संस्थाएं, जो रोमन रीति रिवाज पहले से चले आ रहे थे, और जर्मन लोगों के आने के बाद उनकी जो व्यवस्थाएं आई उनका मिश्रण हो गया। और इस तरह से क्या हुआ, सामंतवाद का उद्भव हुआ। इसी को क्या बोला जाता है, इसका परिणाम क्या था, उत्पादन की एक नई प्रणाली आई जिसको सामंती प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब जर्मनी आक्रमण और गठन। तो प्रथम चरण में क्या हुआ, आपके फर्स्ट स्टेज में जो संस्थापक राज्य थे, फाउंडर स्टेट्स थे, यहां पे क्या हुआ, ये बिना किसी बड़े बदलाव के बाद रोमन संरचनाओं के साथ बने रहे। यहां पे क्या हुआ, यहां पे अभी भी जो रोमन ट्रेडिशंस थे वो फॉलो हो रहे थे। लेकिन जब सक्सेसर स्टेट्स थे, द्वितीय चरण में जो उत्तराधिकारी राज्य बन के आए, वहां क्या हुआ, वहां सामंती व्यवस्थाओं का विकास हुआ, इनमें सामंती व्यवस्थाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या थे, इसके उदाहरण थे आपके फ्रैंक्स,
विसिगॉथ्स, एंग्लो सैक्सन, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या हुआ, आपको देखने को मिला कि दोनों का विलय हो गया, यानी जो पीछे से पास्ट से रोमन परंपराएं आ रही थी वो, और साथ साथ जो जर्मनिक संस्थान वाली जो परंपराएं थी वो मिल गई, ठीक है। आगे चलिए, अब नेक्स्ट है आपका एक तो दास परंपरा, दास प्रथा से सामंतवाद में संक्रमण कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए, दास प्रथा में गिरावट का कारण क्या था, धीरे धीरे जो युद्ध वगैरह थे वो घटने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले युद्ध में जो लोगों को बंदी बनाकर दास के रूप में यूज किया जाता था, तो अब जब युद्ध नहीं होंगे तो क्या वो दास कहां से आएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। इसकी वजह से क्या हुआ, दासों की आपूर्ति में कमी देखने को मिली। इसकी वजह से किसका उदय हुआ, सर्फडम का, जिसे भूदासता बोला जाता था। यानी क्या हुआ कि किसानों को क्या किया गया, अपना दास बना के, और उनसे कहां खेती कराई गई, सामंतों के प्रॉपर्टी के ऊपर खेती कराई गई। तो इस तरह से दास प्रथा जो थी वो खत्म हो गई और एक नई प्रथा आई जिसको सर्वडम बोला गया, ठीक है। तो भूदासता का उदय कैसे हुआ, तो अधिवेश अब राजनीतिक के माध्यम से जमींदारों द्वारा विनियोजित किया गया। तो अब ये जो अधिवेश होता था, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था, उसको कौन यूज करने लगा, जमींदार यूज करने लगे, ठीक है, आपके सामंत यूज करने लगे। तो ये दास क्या बन गए, जो पहले दास थे अब वो कौन, उनको प्रतिस्थापित किसने किया, आश्रित किसानों ने। वो आश्रित किसान किसके ऊपर थे, वो आश्रित थे अपने लॉर्ड के ऊपर, ठीक है, जिसको आगे हम देखते हैं लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये किस पे, ये कौन, इनको किसने, इनकी जगह किसने ली, आपके आश्रित किसानों ने ली। अधिवेश अब राजनीतिक शक्ति के माध्यम से जमींदारों द्वारा विनियोजित किया गया। तो अब राजनीतिक शक्ति, हमने देखा ना कि संप्रभुता का क्या हुआ था, विखंडन हुआ था, तो वो शक्ति कहां चली गई थी, वो जमींदारों के पास चली गई थी। तो अब उनके पास जो राजनीतिक शक्ति आई थी, इस वजह से क्या हुआ, जमींदारों ने जो अधिशेष था उसका यूज किया, जो कि पहले किसके द्वारा यूज होता था, राजा के द्वारा। तो भूदासता प्राचीन दास श्रम और आधुनिक मुक्त मजदूर श्रम के बीच का एक मध्यवर्ती चरण है। तो ये जो सर्फडम वाली व्यवस्था है, सर्फडम वाली व्यवस्था ये कैसी है, ये एक मिडल ग्राउंड है। सर्फडम एक मिडल ग्राउंड है, किसके बीच में, ये किसके बीच में, दास प्रथा के बीच में है, और किसके बीच में है, आधुनिक मुक्त मजदूर, यानी जो आपकी अभी करंटली कैसी इकोनॉमी है ना, उसके बीच का एक मिडल स्टेज था सर्फडम, ऐसे समझते हैं हम इसको। तो सामंतवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अब समझते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी। तो ये कैसी थी, एक पदानुक्रमित प्रणाली थी, जो कि हमने देखा ना हायरार्की बेस्ड थी। और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, भूमि आधारित थी। यहाँ पे क्या होता था, कृषि ज्यादा होती थी, बिजनेस कम होता था, विकेंद्रीकरण होता था। इसमें हमने समझा ना कि पावर कैसे हो गई थी, बट गई थी। और क्या हुआ था, आत्मनिर्भर गांव, जो गांव थे वो किसके ऊपर, वहां पे ट्रेड होता था, व्यापार होता था, नहीं होता था। वो कैसे थे, वहां पे जितना भी प्रोडक्शन होता था वो खुद ही यूज कर लेते थे उसका। और व्यक्तिगत संबंध, इनके बीच में संबंध हमको देखने को मिलते थे, ठीक है। तो पदानुकृत संरचना देखो कैसी थी, सबसे ऊपर कौन था, राजा था, ठीक है। यानी अभी उसका रूल खत्म नहीं हुआ था, रूल उसका था, लेकिन उसकी पावर कहां चली गई थी, इस कुलीन वर्ग के पास चली गई थी, जो उसके नीचे बैठता था, ठीक है। इस कुलीन वर्ग के नीचे कौन लोग काम करते थे, नाइट्स थे। नाइट्स कौन होते थे, जो आपके ट्रेंड लोग थे, जो युद्ध वगैरह में इन कुलीनों को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और सबसे नीचे कौन था, किसान था, सर्फ था, जो इन कुलीन वर्ग की जमीनों के ऊपर काम करता था, ठीक है। तो अब ये देखो लॉर्ड क्या होता था, अब देखो लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप या लॉर्ड वेसल संबंध क्या था। तो ये लॉर्ड कौन था, ये आपका कुलीन वर्ग था, ठीक है, जिसके पास क्या थी, भूमि थी। ये भूमि और सुरक्षा प्रदान करता था अपने किसानों को, ठीक है। और वैसल क्या था, वैसल उसको देता था सैन्य सेवा और निष्ठा। तो इस वैसल में, ये वैसल आपका कैसे हो सकता है, जैसे कि आपके नाइट्स उस लॉर्ड के क्या थे, वैसल थे, वो उसको क्या करते थे, सैन्य सेवा प्रदान करते थे, ठीक है। और यही जो प्रणाली थी, ये गिव एंड टेक की प्रणाली, यही क्या थी, सामंतवाद की नींव थी, ठीक है। इसी के बेसिस पे पूरी सामंती प्रणाली बेस्ड थी, ठीक है। अब देखो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, सिंपल समझ गए हम, क्या होता था कि राजा से स्थानीय स्वामियों के पास, कुलीन वर्ग के पास पावर चली गई थी। और ये क्या करते थे, ये वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, प्रशासन देखते थे, न्याय करते थे, ठीक है, सैन्य रक्षा प्रदान किया करते थे, कर का संग्रहण करते थे, ठीक है। और इसी को पेरी एंडरसन ने क्या बोला, बार बार ये टर्म आ रही है, इसको याद रखना आपके एग्जाम्स में, ये ऐसे जो कीवर्ड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेरी एंडरसन ने इसको क्या बोला था, संप्रभुता का खंडीकरण। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि बेस्ड थी, आत्मनिर्भर थी, ठीक है। और यहाँ पे व्यापार बहुत कम होता था, ठीक है। आगे चलो अब, तो अब इसमें आ जाते हैं हम दो प्रणाली, मेनर और फीव, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, मनोर और
जागीर या फीफ, ठीक है। तो मनोर क्या थी, आपकी आर्थिक इकाई थी, इकोनॉमिक यूनिट थी, और जो फीफ था वो कैसी थी, पॉलिटिकल यूनिट थी, राजनीतिक इकाई थी। तो देखो अब इनके बारे में समझते हैं हम। तो मैनोर में आपकी दो तरह की भूमि आती थी। पहली कौन सी थी, डेमेजने थी, ठीक है, जो कि स्वामी की निजी भूमि थी, यानी जो कुलीन वर्ग के पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी डेमेजने। और विरगेट कौन सी थी, विरगेट थी वो जो किसानों के पास जमीन थी, ठीक है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इनके ऊपर ये जो जमीनें थी, चाहे वो आपकी डेमेजने हो चाहे विरगेट हो, इनके ऊपर कौन खेती करता था, कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति तो आके खेती नहीं करेगा ना, इन पे खेती करते थे सर्व, ठीक है। आत्मनिर्भर उत्पादन का केंद्र थे। तो हमने देखा ना कि ये कृषि आधारित इकोनॉमी थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि आधारित थी, और ये अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट थी, ठीक है। कृषि उत्पादन इसका आधार था और स्थानिक न्याय और आर्थिक नियंत्रण का केंद्र था। ये जो पूरा कैसल हुआ करता था, यहाँ पे क्या होता था, जो लॉर्ड होता था वो लोगों को अपने आसपास में अपने अंडर रहने वाले लोगों को क्या करता था, उनको न्याय प्रोवाइड करता था और वहां की इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखता था। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको बोला गया है कि मैनोर पश्चिमी यूरोप में सामंती उत्पादन का आधार था। कि मैनोर जो था, जो मेनर था, जो ये पूरा कैसल आसपास का था, ये क्या करता था, वहां की पूरी प्रणाली का केंद्र था, सेंटर था, वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता था, ठीक है। अब देखो आपका फीफ क्या होता था, तो फीफ होता था स्वामी द्वारा अधीनस्थ को सेवा की शर्त पर दी गई भूमि। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल टर्म में हुआ कि ये उसने क्या किया, जो आपका लॉर्ड था उसने अपने वेसल को क्या की, जमीन कुछ टाइम के लिए दे दी या उसकी सर्विस के बदले उसको एज अ रिवॉर्ड दे दी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसने जमीन दे दी तो उसके ऊपर उसके जो वेसल है उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता था। ये क्या था, ये स्वामित्व के बजाय अधीनता का संबंध था। कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो मैं कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति हूं, मैंने किसी को क्या की, जमीन दे दी अपने वेसल को, तो इसका यह मतलब हुआ कि वो वेसल मेरे अंडर है, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि वेसल वो उस जमीन का मालिक हो गया, ऐसा नहीं है। सैन्य सहयोग और सेवा के बदले ये प्रदान की जाती थी, है ना, ये चीज हम समझ चुके हैं। इसका कार्य क्या था, तो राजनीतिक पदानुक्रम का निर्माण किया। सिंपल, इसने क्या किया, सामंती प्रणाली का बेस बनाइए, क्योंकि इसमें क्या हुआ, गिव एंड टेक रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। सामंती प्रशासन का आधार बनी, तो जागीर क्या थी, सत्ता और शासन का आधार थी। समझ गए मेनर और फीफ। नेक्स्ट चलो अब, तो इसमें अब कुलीन वर्ग की भूमिका देखो। तो कुलीन वर्ग क्या था, बेसिकली सारी पावर किसके पास थी, कुलीन वर्ग होल्ड करके रख रहा था। भूमि और स्थानीय संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था, कुलीन वर्ग का था, ठीक है। न्यायिक और सैन्य शक्तियों का प्रयोग, किले का निर्माण जो उसका सत्ता का केंद्र बने। तो ये न्याय और क्या बोलते हैं, सैन्य शक्तियों को कहां से कंट्रोल कर रहा था, वो अपने किले से कंट्रोल करते थे ये कुलीन वर्ग, अपने कैसल से, जहां से उनकी पावर मेनली यूज की जाती थी, ठीक है। एक तरह से ये इनके लिए क्या था, इनका महल मान लो, है ना, लेकिन लिखना नहीं, ये उनके सत्ता का केंद्र था। जैसे राजा अपने महल से कंट्रोल करता है ना, वैसे ही ये कुलीन वर्ग अपनी जो जमीनें थी उसके ऊपर अपने कैसल से कंट्रोल किया करते थे। और इससे क्या पता चलता है हमको कि कुलीन वर्ग के पास ही क्या थी, मेन पावर थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अब हमने सामंतीकरण तो समझ लिया, सामंती प्रणाली तो समझ लिया, अब देखते हैं कि कृषि एवं तकनीकी विकासों की भूमिका का आकलन कीजिए, जिन्होंने सामंती अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया तथा पश्चिमी यूरोप में व्यापार और नगरीकरण के विकासों में योगदान दिया। तो ये बोल रहा है कि चलो आपने सामंतीकरण तो समझ लिया, अब समझो कि जो कृषि में नए नए आविष्कार हुए उससे क्या बदलाव आया। ये सामंती व्यवस्था जो थी, सामंती अर्थव्यवस्था यूरोप में ये कैसे चेंज हुई, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। और फिर क्या पूछ रहा है ये कि पश्चिमी यूरोप में व्यापार और नगरीकरण के विकास में कैसे इसका योगदान हुआ, ठीक है। किसका योगदान, ये जो नए आविष्कार हुए थे। तो देखो सामंती अर्थव्यवस्था हम समझ गए थे ना पिछले क्वेश्चन में कि कैसी थी, ये कृषि आधारित थी और आत्मनिर्भर थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, कृषि तकनीक परिवर्तनों ने आर्थिक रूपांतरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यापार का विकास हुआ, नगरीय केंद्रों का उदय हुआ, बंद अर्थव्यवस्था से गतिशील अर्थव्यवस्था में संक्रमण हुआ। सिंपल सी बात है, देखो जब क्या हुआ कि कृषि और टेक्नोलॉजी आई तो उससे क्या हुआ, जो आपकी जो बंद सी अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुई, खुल गई। वो कैसे खुली, वो हुई कि आपका जब मान लो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होती है यानी उत्पादन होता है वो सब बढ़ता है ना। उससे क्या होगा, जब उत्पादन बढ़ जाएगा, मान लो आपके पास एक टॉफी थी पहले, लेकिन आज की डेट में आपके पास 10 टॉफी है, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 की 10 खा जाओगे। हो सकता है आप
5 का क्या करो, ट्रेड कर दो। तो यही चीज यहां पे हुई कि जब मान लो इनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया तो उससे क्या हुआ, व्यापार का विकास हुआ, नगरीय केंद्र बने और बंद अर्थव्यवस्था से गतिशील अर्थव्यवस्था। गतिशील अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ, इस अर्थव्यवस्था में अब बिजनेस होने लगा। समझ गए। अब देखो प्रारंभिक सामंती अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, तो किस पे आधारित थी, कृषि पे आधारित थी। स्थानीय उत्पादन होता था, ये स्थानीय उत्पादन कहां पे, आपकी जागीर पे होता था, ठीक है। सीमित व्यापार था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या था, व्यापार बहुत सीमित था और विनिमय अर्थव्यवस्था थी। विनिमय मतलब जो ग्राम था, गांव था, उसी के बीच में जो लोगों को जरूरत पड़ती थी तो आपस में वो चीजों को शेयर कर लेते थे। ऐसा खरीद फरोख्त वाला सिस्टम नहीं था बहुत डेवलप्ड, ठीक है। हेनरी पिरेन ने इसे क्या बोला, देखो फिर से हेनरी पिरेन का मेंशन हुआ, इन्होंने क्या बोला था, इसे एक बंद अर्थव्यवस्था बोला था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, इसी के अंदर क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कृषि का विकास हुआ। अब इसके बाद देखो कृषि का विकास हुआ, कैसे हुआ, तो खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में जो जंगल थे उनको काट काट के क्या किया, खेती योग्य भूमि बनाया गया, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब मान लो खेती एक्स्ट्रा होगी तो क्या होगा, जो उत्पाद हो रहा था वो अब ज्यादा होगा। और इसका बेहतर उपयोग कैसे किया गया, जो श्रम था, जो आर्थिक आश्रित किसान थे। अब देखो जब बहुत ज्यादा जमीन होगी तो क्या होगा, ज्यादा जमीन होगी तो जो आपके पास लेबर था आप उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाओगे ना। मान लो आपके पास पहले इतना जमीन का हिस्सा था, इसी के ऊपर 1000 लोग लगे पड़े थे, है ना। आपके पास मान लो 1000 मजदूर हैं, ये सारे लोग इसी छोटे से हिस्से के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कितना ही उगा लेंगे, जितना लैंड है, जितनी इसकी प्रोडक्टिविटी है उतने ही उगा पाएंगे ना। लेकिन अब आपकी जो कृषि भूमि है वो बहुत बढ़ गई, तो आप ज्यादा एफिशिएंटली अपने श्रम को डिवाइड कर पाओगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, श्रम का ज्यादा एफिशिएंट यूज हुआ, आपकी जो लेबर थी उसका ज्यादा एफिशिएंटली यूज हुआ और भूमि संसाधन का भी ज्यादा यूज हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन में वृद्धि हुई। अधिशेष उत्पादन क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा जो आपका प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, ठीक है। अब देखो कृषि अधिशेष की भूमिका क्या थी, तो निर्वाह आवश्यकताओं से परे अधिशेष ने क्या किया, निर्वाह आवश्यकताएं मतलब कि आपने अपना यूज कर लिया, उसके बाद जो अधिशेष बच गया, जो आपके पास बचा, उससे क्या हुआ कि आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिला, विनिमय को, व्यापार को प्रोत्साहन मिला और बाजारों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। कि मतलब अब मान लो आपके पास जब बहुत ज्यादा चीजें होंगी बेचने के लिए तो आप उसको कहां बेचोगे, बाजार में बेचोगे ना। तो अधिशेष की वजह से क्या हुआ, व्यापार वृद्धि की नींव डली। अब इसके बाद देखो तकनीकी विकास कैसे हुआ, तो कृषि तकनीकें आई, इनमें सुधार हुआ, जैसे कि भारी पहिए वाला हल देखने को मिला, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। 3 क्षेत्र घूर्णन प्रणाली आई, मतलब क्या हुआ कि एक लैंड पे कृषि की गई, फिर उसके बाद उसको छोड़ा गया, फिर दूसरे पे की गई, फिर उसको छोड़ा गया, फिर तीसरे पे की गई। तो ऐसे क्या हुआ, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्स यूज हो पाया। उत्पादन प्रक्रियाएं और बेहतर हो गई, जैसे कि पवन चक्कियों का यूज किया गया और पानी वाली चक्कियों का यूज किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी और उत्पादकता भी बढ़ गई, ठीक है। अब आगे चलो, आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो सामंती अर्थव्यवस्था इससे रूपांतरित हो जाती है, यानी सामंती अर्थव्यवस्था जो थी वो अब बदल रही है। तो वो कैसी बन गई, पहले जो निर्वाह बेस्ड व्यवस्था थी वो अब कैसी, अधिशेष अर्थव्यवस्था बन गई और पूर्ण आत्मनिर्भरता में गिरावट देखने को मिली। पूर्ण आत्मनिर्भरता में कैसे गिरावट देखने को मिली, जब मान लो आप व्यापार करोगे तो मान लो आपके पास ए चीज थी, आप पहले क्या कर रहे थे, सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अब जब व्यापार होगा तो क्या करोगे, आप कोई एक चीज प्रोड्यूस करोगे लेकिन कोई दूसरी चीज, मान लो बी नाम की चीज है, वो किसी और से खरीद लोगे, सेम चीज वो करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता थी वो खत्म हो गई और इसकी वजह से विनिमय नेटवर्क बना, यानी स्थानीय और लंबी दूरी का व्यापार जो है वो बढ़ने लगा और वाणिज्यिक गतिविधियां भी क्या हुई, बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सामंती अर्थव्यवस्था अलग थलग हो गई, ठीक है। अब देखो अधिशेष उत्पादन की वजह से ही ऐसा आपको देखने को मिला, व्यापार का विकास हुआ, सिंपल, ठीक है। स्थानीय उत्पाद वगैरह जैसे मछली, नमक, वस्त्र, इन सब का ट्रेड होने लगा, सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। और इसी को हेनरी पिरेन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इस टाइम तक क्या हुआ, व्यापार का पुनरुद्धार हो गया। जब आप याद करो हम सामंतीकरण वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या देख रहे थे कि व्यापार क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन जब रोमन प्रणाली जो थी, रोमन साम्राज्य का पतन के साथ साथ क्या हुआ था, व्यापार खत्म होता चला जा रहा था, सामंती व्यवस्था उदय हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, सामंती अर्थव्यवस्था जो थी, सामंती व्यवस्था वो धीरे धीरे उसका जो इन्फ्लुएंस था वो घटने लगा और व्यापार फिर से होने लगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, आर्थिक विस्तार देखने को मिला।
और क्या हुआ, अब देखो व्यापार होगा तो क्या होगा, शहरी केंद्र बनेंगे, क्योंकि आप व्यापार कहां पे करोगे, शहरों में जाके करोगे ना। कस्बों और शहरों का उदय देखने को मिला, ये शहरी केंद्र क्या बने, वाणिज्य का केंद्र बनने दिखे, और शिल्प उत्पादन के केंद्र बने। शिल्प उत्पादन मतलब क्या हुआ, नई नई तरीकों की जो आपके डेली यूज की चीजें थी वो सब बनने लगी, ठीक है। तो ग्रामीण प्रभुत्व से शहरी विकास की ओर बदलाव हमको देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन देखो, कठोर सामंती अलगाव में गिरावट देखने को मिली, गतिशीलता में वृद्धि हुई। पहले कैसी थी, बहुत स्थिर अर्थव्यवस्था थी, है ना, लेकिन अब वो कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, गतिशील अर्थव्यवस्था हो गई। मतलब इसमें क्या होने लगा, ट्रेड जो था वो ज्यादा होने लगा, चीजों का मूवमेंट क्या हुआ, ज्यादा हो गया अब, ठीक है। तो इसकी वजह से किसका उदय हुआ, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जो क्या करेगा, व्यापार करेगा, और कारीगरों का उदय हुआ, क्योंकि ये कारीगर ही क्या करते हैं, देखो ये कारीगरी तो आपका शिल्पकार होंगे ना, है ना, तो यही इनका उदय देखने को मिला। तो ये नए सामाजिक समूह थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग आपको देखने को मिला। अब देखो पहले क्या होता था कि या तो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, ये अमीर लोग कौन थे, ये आपके कुलीन वर्ग थे, लेकिन यह बहुत ज्यादा पुअर थे। ये पुअर लोग कौन थे, आपके जो सर्फ थे, है ना, जो दास थे, आश्रित किसान थे। तो लेकिन अब देखो ये आश्रित किसान कैसे हुए, जब इन्होंने व्यापार किया तो ये धीरे धीरे एक मिडल ग्राउंड में आ गए, मध्यम वर्ग में आ गए, ठीक है। तो ये भी एक इसका भी उदय देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो अब देखो इसका समग्र प्रभाव क्या पड़ा, तो सामंती अर्थव्यवस्था बदल गई वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था में, और परिवर्तन देखने को क्या मिले, कंक्लूड करते हैं तो अधिशेष का उत्पादन हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, और शहरीकरण हुआ। तो निष्कर्ष देखो कैसे, कृषि और तकनीक में इंप्रूवमेंट आने से क्या हुआ, आर्थिक विस्तार हुआ, अधिशेष होने से क्या हुआ, व्यापार हुआ, और व्यापार होने से क्या हुआ, शहरीकरण देखने को मिला, ठीक है। समझ गए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलो अब। तो देखो थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि 14वीं शताब्दी में सामंतवाद के संकट के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करें, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो सामंती व्यवस्था थी उसके ऊपर संकट आ गया। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और उसके परिणाम क्या थे। तो ये संकट किस सीमा तक पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में भिन्न सामाजिक आर्थिक विकासों का कारण बना। तो देखो ये संकट आने की वजह से क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप और आपके पूर्वी यूरोप में डिफरेंटली इसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिले। तो ये यही पूछ रहा है कि वो डिफरेंट इफेक्ट्स क्या थे। तो देखो सामंती संकट सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या। हम क्या क्या समझ गए अब तक, सामंती व्यवस्था आई कैसे, उसके बाद हमने क्या समझा कि सामंती व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ। अब हम क्या समझ रहे हैं कि इसके ऊपर 14वीं सदी में संकट कैसे आया। तो देखो 14वीं सदी में संकट का क्या मतलब हुआ कि ये उत्पादन की सामंती प्रणाली और सामाजिक संबंधों के विखंडन का काल था। ये सामंती प्रणाली जो थी यहाँ 14वीं सदी में क्या हुई, ये विखंडित होने लगी। इसमें इसकी विशेषताएं क्या थी कि जनसांख्यिकी गिरावट, यानी जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। अब इसकी वजहों के बारे में भी समझेंगे हम कि क्यों जनसंख्या गिरी, ठीक है। और क्या हुआ, आर्थिक गिरावट देखने को मिली। जो इकोनॉमी देखो, जो बिजनेस अब फ्लोरिश कर रहा था वो अब नहीं कर रहा, अब उसके ऊपर क्या हुआ, आपको संकट देखने को मिला। और क्या हुआ, व्यापक सामाजिक अशांति द्वारा इसे चिन्हित किया गया कि मतलब अब समाज में क्या हुआ, अशांति देखने को मिली। तो इसके पीछे के कारण क्या क्या थे वो समझते हैं हम। तो देखो सबसे पहला क्या था, अब देखो हमने देखा ना कि जनसांख्यिकी पतन हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो एक ब्लैक डेथ नाम का एक इंसिडेंट हुआ था, ब्लैक प्लेग 1347 से 1350 के बीच में एक प्लेग फैल गया था यूरोप में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जनसंख्या में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। अब देखो जब जनसंख्या गिर जाएगी तो जो पहले बहुत ज्यादा आपको दास देखने को मिल रहे थे, जो आश्रित किसान थे, अब वो कम हो जाएंगे ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, श्रम में कमी देखने को मिली। अब श्रम में कमी होगी तो क्या होगा, जो मजदूरी थी, जो लोग डिमांड करते थे, जो पैसा डिमांड करते थे, वो बढ़ेगा ना। अब देखो जब सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी ना किसी चीज की। देखो अब मान लो आपके पास कोई एक ही टॉफी है अब मार्केट में खाने के लिए, तो उस एक टॉफी की डिमांड बहुत शूट करेगी ना, तो इसकी वजह से उसका क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यही हुआ, जो किसान थे, जो आश्रित किसान थे, अब वो क्या करने लगे, अपनी मजदूरी उन्होंने बढ़ा दी और भूदास्ता पर दबाव पड़ने लगा। भूदास्ता पर दबाव कैसे पड़ा, क्योंकि जो श्रमिक थे, जो किसान थे, उनकी डेथ हो गई। अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, कृषि संकट आया। कृषि संकट कैसे आया, अब देखो जो कॉन्टिन्यूअसली जो कृषि की जा रही थी जमीनों के ऊपर, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो उर्वरकता थी, जो उसकी उत्पादन की क्षमता थी, वो घट गई ना।
और क्या हुआ, जब ये क्षमता घटेगी तो क्या हुआ, इसकी वजह से उत्पादकता जो थी वो गिर गई, यानी जो उसके प्रोडक्शन था वो घट गया। और 1315 से 16 के बीच में क्या आया, एक बहुत बड़ा अकाल देखने को मिला, जिसकी वजह से भुखमरी आई यूरोप में। भुखमरी आएगी तो क्या होगा, लोगों की डेथ होगी, है ना। सामंती अर्थव्यवस्था की गिरावट देखने को मिली, जो मेनर की आत्मनिर्भरता थी वो क्या हो गई, अब कमजोर हो गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का फिर से पुनरुद्धार हो गया और नकदी फसलों पर जोर देना जाने लगा। नकदी फसलें कैसी होती है, ऐसी फसलें जिनका वाणिज्यिक महत्व, यानी जिनका ट्रेड में, बिजनेस में ज्यादा यूज हो रहा था, ठीक है, उनके ऊपर अब ज्यादा जोर दिया जाने लगा। नेक्स्ट चलो, अब देखो और क्या रीजंस थे सामंती व्यवस्था पे संकट आने के। तो किसानों ने प्रतिरोध किया। अभी ऐसा क्यों हुआ, तो देखो भारी कर लग रहा था, बकाया थोपे गए, है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने, किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया। जैसे कि 1358 में ग्रैंड जैकरी विद्रोह किया किसानों ने। इसी तरह से 1381 में क्या हुआ, अंग्रेजी विद्रोह हुआ। और देखो और क्या संकट का कारण था, राजनीतिक अस्थिरता पहली। तो राजनीतिक अस्थिरता कैसे, एक बहुत ग्रेट 100 ईयर वॉर, जो कि 100 साल का युद्ध किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब युद्ध होगा तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी ना बहुत ज्यादा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या हो गई, अब नष्ट हो गई, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली जो आपके लोग थे वो युद्ध के अंदर क्या हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सैनिक बन के जाने लगे। इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिला। श्रम प्रणाली का रूपांतरण हो गया, ठीक है। वेतन भोगी मुक्त श्रम की मांग की जाने लगी, यानी वेतन भोगी क्या हुआ, श्रमिकों ने मांग की कि अब उनको क्या हुआ, उनको क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए, ठीक है। और मुक्त श्रम यानी एक आपकी मान लो इसने बनाया आपकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को आधार दिया, ठीक है। मार्क ब्लॉक ने इसे क्या बताया है, उन्होंने बोला है कि ये परस्पर निर्भरता का संकट था। उन्होंने डिफाइन किया था ना कि सामंतवादी प्रणाली कैसी थी, परस्पर निर्भरता वाली प्रणाली थी, लेकिन अब जब उसके ऊपर डेंजर आया तो उन्होंने बोला कि परस्पर प्रणाली के ऊपर, परस्पर निर्भरता के ऊपर संकट देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलो अब, तो अब इस संकट के परिणाम क्या हुए, तो पश्चिमी यूरोप में आपको भूदास्ता में गिरावट देखने को मिली, श्रम की कमी हुई और सौदेबाजी शक्ति बढ़ी और दास्ता में गिरावट आई। तो देखो पश्चिमी यूरोप में भूदास्ता में गिरावट हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि अब देखो श्रम जब कम हो जाएगा, वही वाला पॉइंट कि लेबर कम हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो प्राइसेस थे उसको बढ़ा दिया, ठीक है। और दास्ता में गिरावट आई, उन्होंने बोला कि अब हम इंडिपेंडेंट मजदूर हैं, हमको जो ज्यादा पैसा देगा हम उसके लिए काम करेंगे। और क्या हुआ, बाजार अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, व्यापार फिर से होने लगा, व्यापार का पुनरुद्धार हुआ, नगरीय केंद्रों का विकास हुआ, और क्या हुआ, मौद्रिक संसाधनों का महत्व बढ़ गया, ठीक है। आगे देखो, सामाजिक गतिशीलता, पदानुक्रम में बदलाव आया, यानी जो हायरार्की थी वो अब चेंज होने लगी थी। शूरवीर और व्यापारी लोग भी क्या होने लगे, अब कुलीन वर्ग में आने लगे। पहले जो सिर्फ लॉर्ड लोग थे कुलीन वर्ग के अंदर, लेकिन अब कौन, जो मिडिल क्लास में जो अमीर लोग हो गए वो भी अब कुलीन वर्ग में काउंट होने लगे हैं, ठीक है। राज्य का केंद्रीकरण हुआ, स्थानीय सामंत जो थे वो कमजोर हो गए। अब देखो सामंती व्यवस्था जब कमजोर होगी तो जो लॉर्ड की पावर थी वो भी तो घटेगी ना। अब लॉर्ड की पावर, लॉर्ड को पावर किससे मिली थी, राजा की वजह से मिली थी। उसने क्या किया था, विखंडन किया था ना अपनी पावर का, तो वो वापस से क्या हुई, पावर राजा के पास वापस जाने लगी, ठीक है। आगे देखो अब, और अब भिन्न विकास हुआ। देखो तो इसका पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो पश्चिमी यूरोप क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे सामंत नियंत्रण कमजोर देखने को मिल रहा था, ठीक है। मजदूरी में वृद्धि हुई, और क्या हुआ, श्रम सेवाओं का अंत हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूंजीवाद की नींव पड़ी, ठीक है। ये सब पश्चिमी यूरोप में हो रहा था, लेकिन पूर्वी यूरोप में इसका उल्टा हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, रीफ्यूडलाइजेशन, यानी हो गया, पुनर्निर्माण हुआ, किसका, आपकी सामंती व्यवस्था का। श्रम की कमी थी, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ लॉर्ड लोग जो थे किसानों से ज्यादा काम करवाने लगे, ठीक है। रईसों को किसानों को बांधने का अधिकार दे दिया गया। अब उनके पास क्या हुआ, वो उनको कंट्रोल कर सकते थे और भी ज्यादा तरीके से। ये व्यवस्था कैसी रही, कृषि उन्मुख अर्थव्यवस्था बनी रही, ठीक है। और अनाज के निर्यात में वृद्धि हो गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ से अनाज का निर्यात किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉर्ड लोग अभी भी खेती करवा रहे थे अपने दासों से। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोबारा से भूदासत्व आपका देखने को मिला और सामंतीकरण क्या हुआ, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब देखो भिन्नता के कारण क्या थे, तो अब पश्चिमी यूरोप में क्या कारण थे, यहाँ पे मजबूत शहरीकरण हो गया था, व्यापार का पुनरुद्धार हो गया था, और किसानों के पास विकल्प हो गया था। क्या विकल्प था किसानों के पास, कि वो या तो बेटर एरियाज में मूव कर जाएं, या फिर क्या करें, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं उसका विरोध करें। लेकिन पूर्वी यूरोप में इसका
ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पे बड़े शहर कम थे, ठीक है। कुलीन वर्ग का अभी भी राजनीतिक नियंत्रण बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और ये ही कुलीन वर्ग किस पे, वहां की संसद के ऊपर भी इनका ही प्रभुत्व था। तो अब मान लो जब कुलीन वर्ग के ऊपर इतना ज्यादा उनके पास पावर होगी, तो क्या वो मजदूरों को उतनी पावर देंगे? नहीं देंगे ना। इसकी वजह से क्या हुआ, वो मजदूर लोग जो थे वो उतने राइट्स अपने नहीं ले पाए जितने की पश्चिम यूरोप के मजदूरों ने ले लिए, ठीक है। अब तो इसका निष्कर्ष कैसे देखते हैं हम, कि अब देखो आपके पूरे यूरोप के अंदर ये जो संकट था इसके परिणाम एक जैसे नहीं थे, ठीक है। पश्चिमी यूरोप में तो सामंतवाद टूट जाता है, बाजारी अर्थव्यवस्था आ जाती है, लेकिन पूर्वी यूरोप में क्या हुआ, सामंतवाद की व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो गई, और भूदास्ता क्या हुआ, यानी आपका जो सर्वडम की व्यवस्था थी वो और ज्यादा कठोर होने लगी, यानी कि किसानों के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल किया जाने लगा, ठीक है। समग्र प्रभाव क्या देखने को मिला, कि यूरोप दो अलग अलग सामाजिक आर्थिक विभागों पर, सामाजिक आर्थिक मार्गों के ऊपर विभाजित हो गया, ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम समझते हैं कि मध्यकालीन यूरोपीय, अब यहां से आपका चर्च इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। सामंतवाद वाली प्रणाली आपकी बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। तो देखो अब मध्यकालीन यूरोप में समाज में ईसाई चर्च के बीच और समाज के बीच में जो संबंध था उसको समझने को बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि मठवाद और ईसाई राजशाही की विचारधाराओं ने इस संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको दो तीन चीजें एक साथ सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब देखो ईसाई चर्च जो था वो मध्यकालीन समाज में देखो सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं था। आप मंदिर को देखते हो या किसी भी मस्जिद को देखते हो, वो क्या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है? बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। वो क्या है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही रह जाता है। लेकिन मध्यकालीन यूरोप में आप देखते हो जो चर्च था वो क्या था, धार्मिक तो था ही, इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक संस्था भी था। मतलब कि वो अपने समाज को भी कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डाल रहा था और वहां की पॉलिटिक्स पे भी इफेक्ट डाल रहा था, ठीक है। तो जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद क्या हुआ, रोमन साम्राज्य के जो वैल्यूज थी उसको कंटिन्यू किसने किया, इन्हीं चर्चेज ने किया, है ना। उस जो ट्रेडिशंस थे उसको कौन कंटिन्यू कर रहा था, चर्च कंटिन्यू कर रहा था। समाज, राजनीति और संस्कृति को इसने क्या किया, नया स्वरूप दिया, किसने किया, चर्च ने, ठीक है। तो अब चर्च और मध्यकालीन यूरोप समाज में देखो तो संस्थागत प्रभुत्व देखो, इसका प्रभुत्व था किसके ऊपर, समाज के ऊपर। तो प्राचीन और मध्यकालीन यूरोप के बीच की कड़ी थी चर्च। जैसे कि हमने देखा क्या देखा कि जो रोमन साम्राज्य था उसको वैल्यूज को कौन कंटिन्यू कर रहा था, चर्च कर रहा था। रोम के बिशप या फिर जो पोप होते हैं, पोप कौन होते हैं, चर्च की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसको ही पोप बोला जाता है ना। कमेंट में बताओ कि वो कहां पे रिसाइड करते हैं पोप, ठीक है। रोमन अधिकार के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के रूप में किसको देखा गया, पोप को देखा गया। संगठनात्मक संरचना कैसी थी इसकी, ये भी कैसी थी, हायरार्की बेस थी। तो इसमें सबसे ऊपर कौन थे, पोप थे, उसके बाद कौन होते थे, बिशप, और उसके बाद कौन थे, पुजारी, जो कि पादरी बोला जाता है जिनको। तो सबसे ऊपर पोप, फिर उसके बाद कौन थे, बिशप, और इन बिशप्स के अंडर कौन से डिफरेंट आपके पुजारी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पे भी आपको हायरार्की देखने को मिल रही है, ठीक है। विकेंद्रीकृत थी फिर भी संगठित थी। अब देखो पावर डिवाइडेड है ना सब में, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो संगठनात्मक क्षमता थी, जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी थी, वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था, व्यापक प्रसार हुआ। अब जब इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगा, इतना अच्छा पावर का क्या, पावर को शेयरिंग होगी, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, चर्च का प्रसार बहुत ज्यादा देखने को मिला। सामाजिक और आर्थिक भूमिका निभाता था। सामुदायिक संरचना, दान और भाईचारे की वैल्यूज को चर्च क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। आस्तिक की सामाजिक स्थिति को परिभाषित किया, और क्या किया, स्थानीयवाद को सुदृढ़ किया, कि मतलब रीजनलिज्म को और पावर दी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रीजनल आइडेंटिटी थी उसको चर्च ने और ज्यादा मजबूत कर दिया लोगों के अंदर। अब इसके बाद देखो मोनास्टिसिज्म या फिर मठवाद क्या था। तो मोनास्टिसिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ये प्रमुख व्यक्तित्व पूर्व में, अब देखो इसके प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, यानी कौन लोग थे जिन्होंने इसको, मठवाद को या मोनास्टिसिज्म को ज्यादा पावर दी, ठीक है, ज्यादा उसको फेमस बनाया। तो पूर्व में, पूर्वी यूरोप में सेंट बेसिल ने, और पश्चिमी यूरोप में सेंट बेनेडिक्ट ने इसको किया, ठीक है। 7वीं शताब्दी के आसपास इसका प्रमुख विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो ये मोनास्टिसिज्म ने क्या किया, इसका इंपैक्ट क्या था, इसने सबसे पहला इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है कि इसने ईसाई धर्म का प्रसार किया। ये ईसाई धर्म का प्रसार कहाँ हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में नए मठ बनाए गए। अब मान लो जब आपके गांव में कोई मंदिर बनेगा, मान लो ये आपका गांव है, यहाँ पे एक मंदिर बन गया,
तो इस मंदिर का इंपैक्ट आपके गांव के लोगों के ऊपर पड़ेगा ना। यही चीज हुई, जब ये मठ बने तो क्या हुआ, लोग जो आसपास में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर ईसाई धर्म का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा। इसके उदाहरण कौन थे, जैसे सेंट ऑगस्टाइन ने इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन का रूपांतरण कर दिया, ठीक है। आगे देखो अब और क्या इंपैक्ट था, शैक्षिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाई। तो इन मोनेस्ट्रीज में क्या होता था, शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। ये शास्त्र कौन से थे, जो क्रिश्चियन लिटरेचर था उसको शिक्षण और अनुवाद के केंद्र बने। यहाँ पे क्या होते थे, स्टूडेंट्स जाते थे, रहते थे, पढ़ते थे और क्या करते थे, अनुवाद करते थे अलग अलग जगहों से आने वाली नॉलेज का, ठीक है। शास्त्रीय ज्ञान को संरक्षित किया, जो एंशियंट नॉलेज थी यूरोप की है उसको क्या कर रहे थे ये लोग, संरक्षित कर रहे थे इन मोनेस्ट्रीज के अंदर। इसकी सामाजिक भूमिका क्या थी, तो कुलीन महिलाओं जैसे कि रानियों राजकुमारियों के लिए यहाँ पे स्थान था, ठीक है। और महल की साजिशों और उत्तराधिकार के विवादों को भी ये नियंत्रित करता था। अब मान लो इसका क्या पॉलिटिकल वैल्यू थी, तो अब मान लो उत्तराधिकार के लिए मान लो 10 जगहों पे क्या हो रही है, अलग अलग प्रिंसेस के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये मोनेस्ट्री क्या करती थी, ये जो मठ के जो प्रमुख होते थे, एबट जो होते थे, ये लोग क्या करते थे, ये एक लीडर चुन लेते थे, ठीक है। ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करने में मदद भी करते थे, ठीक है। इसका राजनीतिक महत्व कैसा था, इनका सीधे सीधे शासकों के साथ संपर्क हुआ करता था और चर्च और राज्य के गठबंधन को इन्होंने क्या किया, मजबूत कर दिया। जो रिलेशनशिप था किसके बीच में, चर्च और राजा के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको इन मोनेस्ट्रीज ने क्या किया, मजबूत कर दिया। अब ईसाई राजशाही की विचारधारा कैसी थी, तो पोप ग्रेगरी प्रथम के प्रयासों से ईसाई शासन को आकार दिया गया। ईसाई शासन क्या हुआ कि जो रिलीजन था उसको आपने जोड़ दिया किससे, पॉलिटिक्स के साथ। तो ये किसने किया था, पोप ग्रेगरी फर्स्ट ने। इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स को रिलीजन से जोड़ दिया और राजा को कैसे दिखाया, एक दैवीय आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न माना गया। बोला गया कि राजा जो क्या है, राजा के पास दैवीय शक्तियां हैं। तो इसका उदाहरण देखो, जो शार्लेमेन नाम के शासक थे उनको पोप लियो तृतीय ने 800 ईस्वी में राज्याभिषेक किया और उन्होंने क्या बताया, ईसाई जगत का धारक बनाया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो शार्लेमेन थे ये ईसाई साम्राज्य का या ईसाई लोगों के लीडर के रूप में इनको दिखाया गया, ठीक है। और यही ईसाई वर्ल्ड की क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। राजनीतिक शक्ति और धार्मिक दायित्वों का समावेश हो गया, दैवीय वैधता मिली। अब क्या हुआ, लोग क्वेश्चन ना पूछे, इसके लिए क्या किया गया, जो पॉलिटिक्स थी उसको बोल दिया कि ये जो राजा है इसको किसने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे भगवान ने इंस्टॉल किया है। तो अब कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, जब आप बिलीवर हो किसी भी गॉड के। तो अगर बोल दिया गया कि ये जो आपका लीडर है इसको किसने किया है, इसको भगवान ने वहां पे लाके इंस्टॉल कर दिया है, बोला है कि ये अब आपको रूल करेगा, तो क्या आप उसको क्वेश्चन पूछोगे, नहीं पूछोगे ना। तो इसलिए दैवीय स्वीकृति प्राप्त हुई। राज्य के शत्रुओं को तुलना ईसाई धर्म के शत्रुओं से की गई, कि मतलब बोला गया कि अगर कोई भी राजवंश या फिर राज्य के अगेंस्ट जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पूरे पूरे ईसाई धर्म के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। चर्च राज्य के संबंध कैसे थे, राजा चर्च पादरियों और संपत्तियों की रक्षा करता था। चर्च ने राजा को वैधता और शासकीय मार्गदर्शन दिया और क्या किया, परस्पर निर्भरता थी, कि मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंसी थी, कि राजा चर्च को प्रोटेक्शन दे रहा है और चर्च क्या कर रहा है, उसको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। प्रशासनिक भूमिका क्या निभा रहे थे ये, पादरियों और चर्च की कानूनी एवं प्रशासनिक विशेषज्ञता ने राजा को सहयोग किया, कि मतलब जो पादरी थे और चर्च के जो लोग थे उनकी जो नॉलेज थी उससे राज्य को काफी ज्यादा हेल्प मिली, ठीक है। रोमन नौकरशाही कौशल और न्यायिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, कि ये जो रोमन नॉलेज को गेन किए हुए थे उसको क्या किया, इन्होंने आगे बढ़ाया। मॉडर्न डे जो इनका राज्य था उसके अंदर उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और आर्थिक शक्ति इसको कैसे मिल रही थी चर्च को, तो ये दशमांश या फिर टिथे, जिसको बोला गया कि उत्पाद के 10वें हिस्से का भुगतान किसको किया जाए, चर्च को किया जाए। और ये किसने किया, राजा ने किया। कि मतलब मान लो कोई 10 मान लो किलो आप मान लो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो बोल दिया गया कि उसका 1 किलो किसके पास चला जाए, चुपचाप वो जाके चर्च को दे दो। तो अब मान लो आप हर किसान ऐसे ऐसे एक एक पार्ट अपने प्रोडक्शन का चर्च को देगा, तो क्या होगा, चर्च पावरफुल बन जाएगा ना। कैसे पावरफुल, इकोनॉमिकली भी पावरफुल बन जाएगा। और इसकी वजह से और क्या हुआ, भव्य भूमि अनुदानों ने चर्च को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया, कि जो रिच लोग थे उन्होंने क्या किया, चर्च को अनुदान दिए, ग्रांट्स दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, चर्च और भी ज्यादा मजबूत हो गया। सॉरी।
तो अब समग्र प्रकृति देखो कि एक परस्पर निर्भर प्रणाली थी। चर्च किससे, राज्य से, समाज से जुड़ा हुआ था, कि मतलब सब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, चर्च ने विश्वासों, मानदंडों और सामाजिक पदानुक्रम को आकार दिया, सामंती व्यवस्था को वैचारिक और सामाजिक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो निष्कर्ष देखो इसका, चर्च मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा। मठवाद ने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार किया, कि जो रिलीजन था उसको किसने फैलाया, मोनास्ट्रीज ने फैलाया। ठीक है, और ईसाई राजशाही ने धर्म को सत्ता के साथ जोड़कर सामंतिक व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे आपकी ये वाली यूनिट खत्म हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो इस्लाम पूर्व अरब समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए, कि इस्लाम के पहले पूर्व जो आपका अरब समाज था, जो अरेबियन पेनिनसुला था, वहां का समाज कैसा था, वहां की सोसाइटी कैसी थी, और उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण क्या हुआ, इस्लाम का उदय हुआ। अब कोई भी नई व्यवस्था आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि लोगों के अंदर किसी भी वजह से क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, इसी वजह से कुछ नई प्रणाली आती है ना। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से क्या हुआ, इस्लाम का उदय हुआ। और फिर क्या पूछ रहा है, इस्लाम ने एक एकीकृत उम्मा के गठन में कैसे योगदान दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उम्मा, जिसपे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी समझेंगे हम इस क्वेश्चन में आगे। तो देखो, इस्लाम से पहले अरब कैसा था, कबीलाई था। कबीलाई का क्या मतलब हुआ, कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, छोटे छोटे कबीले थे यहाँ पे आपके। खंडित था, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। और कैसा था, बहुदेववादी समाज था, कि इन सभी कबीले के लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स की पूजा किया करते थे। ठीक है, और देखो 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय ने धार्मिक राजनीतिक एकता का निर्माण किया। लेकिन ये जो टूटी हुई सोसाइटी थी, है ना, बहुत अलग सी सोसाइटी थी, खंडित सोसाइटी थी, उसको एकीकृत किसने किया, इस्लाम के उदय ने किया, जो कि कब हुआ, 7वीं शताब्दी में हुआ। तो इसको अब डिटेल में समझते हैं क्या। ठीक है, तो इस्लाम से पहले अरब समाज कैसा था। सबसे पहले हमने समझ लिया ना, कबीलाई था, कबीलों में बटा हुआ था। समाज स्वतंत्र कबीलों में विभाजित था। राजनीतिक विखंडन, अब कोई भी मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कबीले देखने को मिल रहे हैं ना। अब ये कबीलों के बहुत सारे लीडर्स होंगे, है ना। तो इन यहाँ पे क्या हो रहा था कि अलग अलग कबीले के अलग अलग लीडर्स थे। ठीक है, आर्थिक संरचना कैसी थी, मुख्य रूप से ये क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे। नखलिस्तानों में कृषि और कारवां के थ्रू व्यापार किया करते थे। धार्मिक स्थिति कैसी थी, हमने देखा ना कि बहुदेववादी थी, मतलब बुत परस्त। बुत परस्त का क्या मतलब हुआ, बुत परस्त का मतलब हुआ कि ये बुतों की पूजा करते थे, यानी किसकी, मूर्ति पूजन। ठीक है, लेकिन ये कोई एक मूर्ति पूजन नहीं हो रहा था, ये अलग अलग कबीले अलग अलग गॉड्स को पूज रहे थे। ठीक है, विभिन्न, और काबा के अंदर क्या थी, विभिन्न कबीलाई देवताओं की पूजा की जाती थी। सामाजिक असमानता थी, कि झुंडों के स्वामित्व के आधार पर कबीलाई अभिजात वर्ग और गरीबों के बीच में अंतर देखने को मिल रहा था। कि अब मान लो यहाँ पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन भी था, कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी, कबीले में गौरव, बहादुरी और वफादारी पर आधारित कठोर जीवन पद्धति, कि मतलब किसको वैल्यू दिया जाता था, ब्रेवरी को, और किसको वैल्यू दिया जाता था कि मैं किसी कबीले से हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा वाला कबीला बहुत स्ट्रांग है, तो इसके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। और क्या, वफादारी पर आधारित था समाज की, मतलब जो वो किसके प्रति वफादार थे, अपने लीडर के प्रति वफादार थे। ठीक है, अब इस्लाम के उदय की ऐतिहासिक परिस्थितियां, अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से क्या हुआ, इस्लाम का उदय हुआ। तो देखो, अब कबीलाई अर्थव्यवस्था में संकट देखने को मिला, कबीलाई व्यवस्था में। अब जब मान लो बहुत सारी आपके पास कबीले होंगे, बहुत सारे स्टेट्स होंगे छोटे छोटे, तो ये स्टेट्स क्या करेंगे, ये कबीले क्या करेंगे, एक दूसरे से युद्ध करेंगे ना, बोलेंगे कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये युद्ध हो रहे थे, इनके बीच में क्या हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से अरबों को क्या करना था, एकजुट करना था। ठीक है, जब आपकी सोसाइटी बहुत बटी होती है तो आप बहुत वीक होते हो ना, लेकिन जब आपकी सोसाइटी एकीकृत होगी तो क्या होगी, वो बहुत मजबूत होगी। और क्या था, आर्थिक परिवर्तन, कि व्यापार मार्गों के नियंत्रण से वर्गों का उदय और आर्थिक असमानता में वृद्धि। अब कुछ कबीले कुछ व्यापार मार्गों को कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, दूसरे कबीले उतने ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी एक वजह थी। धार्मिक हलचल क्या थी, कि वहां के जो लोग थे, वो कुछ लोग बहुदेववाद के प्रति असंतोष जाहिर कर रहे थे, कि मतलब वो बोल रहे थे कि हम बहुदेववाद को नहीं मानेंगे, हम एक ईश्वर को मानेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो लोग
यहूदी, ईसाई और हनीफ विचारों का प्रभाव हो रहा था उनके ऊपर। अब देखो, आप समझते होगे कि जो क्रिश्चियनिटी है, या फिर बहुत सारे लोग जानते होंगे, जल्दी से बता देता हूं, क्रिश्चियनिटी और जो आपका जुडाइज्म है, ये सब कहां से, अरब से ही हुआ है ना। आपका अरब से ही इनका क्या हुआ है, विकास हुआ है इन रिलीजन का। तो वो लोग क्या थे, वहां के लोग इन व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा क्या थे, इंस्पायर्ड थे, और वो बोल रहे थे कि हमको भी एकेश्वरवाद में मानना है। ठीक है, मक्का की क्या भूमिका थी, मक्का एक प्रमुख वाणिज्यिक और धार्मिक केंद्र के रूप में नए विचारों के प्रसार में सहायक था। अब आपने देखा कि मक्का के अंदर क्या थे, बहुदेववाद था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कबीलों के जो गॉड्स थे, उनकी जो मूर्तियां थी वो रखी हुई थी। इसकी वजह से क्या होता था, अब कोई भी धार्मिक स्थल होगा, उस धार्मिक स्थल पे लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा होगा ना, जिसकी वजह से क्या होता था, जो नए विचार थे उनका प्रसार होता था। अब देखो और क्या था, पैगंबर मोहम्मद का नेतृत्व कैसे इंपॉर्टेंट था, कि उन्होंने क्या किया, एकेश्वरवाद को फैलाया, अल्लाह की एकता को, जो बहुदेववाद को फॉलो कर रहे थे उसको रिजेक्ट करके बोला कि गॉड इज वन। ठीक है, समानता लाई। अब हमने देखा ना कि असमानता की वजह से क्या थे, कुछ लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे, तो क्या हुआ, समानता का प्रसार किया कि सब लोग क्या है, बराबर हैं, और सामाजिक न्याय का उपदेश दिया कि सब लोग बराबर हैं, सबके किसी के बीच में भी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा इन वैल्यूज से क्या हुए, इंस्पायर हो गए। सामाजिक क्रांति आई, इस्लाम ने क्या किया, खंडित कबीले समाज को एक संगठित राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था में बदला, कि जो खंडित कबीलाई समाज था उसको चेंज करके क्या किया, एक यूनिफाइड राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था में चेंज कर दिया इसको, कि यानी ये किसके ऊपर यूनिफाइड थी, किन बेसिस पे, पहला रिलीजन के बेसिस पे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और दूसरा किसके बेसिस पे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब देखो इसी से डेवलप होता है आपका उम्मा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उम्मा की अवधारणा क्या थी, अवधारणा मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो ये क्या होता है, विश्वासियों का समुदाय, कि मतलब किसी भी एक तरह के विचार को फॉलो करने वाले लोगों की कम्युनिटी थी। ये कबीलाई वफादारी के बजाय साझा धार्मिक विश्वास पर आधारित थी, कि पहले क्या हो रहे थे, लोग एक कबीलों के प्रति वफादार थे ना, लेकिन अब ये कहां किसके प्रति वफादार थे, एक रिलीजन के प्रति, एक कॉमन वैल्यूज के प्रति वफादार थे। अब हिजरा का क्या था कॉन्सेप्ट, 622 ईस्वी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आया, जहां पे मक्का से मदीना प्रवास ने मुसलमानों को एक स्वतंत्र सांप्रदायिक और राजनीतिक संगठन प्रदान किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है इस्लामिक हिस्ट्री में, हिजरा का। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद है वो अपने फॉलोअर्स के साथ कहां से, मक्का छोड़ के कहां चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं, और वहां जाके क्या होता है, इस्लामिक जो आपकी कम्युनिटी थी उसको एक नया आयाम मिलता है, वो एक स्वतंत्र सांप्रदायिक और राजनीतिक संगठन बन जाता है। ठीक है, मतलब अब ये पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं आ गया है। मदीना में संविधान आता है, ठीक है, संविधान का इंट्रोडक्शन होता है। यह एक राजनीतिक चार्टर था जिसमें विभिन्न समूहों के लिए एक एकीकृत राजनीतिक संरचना के तहत संगठित किया गया, कि अब मदीना में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे, अलग अलग वैल्यू बिलीफ वाले लोग भी थे ना, तो उनके लिए क्या किया कि एक कॉमन रूल बुक लाई गई। ठीक है, एक संविधान लाया गया जिसको सभी लोग फॉलो किया करते थे। ठीक है, सबके लिए ये बराबरी का रूल था। अब राजनीतिक एकीकरण हुआ, धर्म और राजनीति अविभाज्य हो गए, कि मतलब दोनों को क्या किया, जोड़ दिया गया, कि धर्म और राजनीति क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख बने। कि मतलब पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया, वो पॉलिटिक्स को भी लीड कर रहे थे और धर्म को भी लीड कर रहे थे। और देखो समाज में परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, कि इस्लाम ने भाईचारे की नई अवधारणाओं को जन्म दिया। हम देख रहे थे ना कि कबीलों के बीच में युद्ध होता था, झगड़े बहुत ज्यादा थे, तो इस्लाम ने क्या किया, भाईचारे का कॉन्सेप्ट दिया बहुत ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा प्रोपाउंड किया कि सब लोग बराबर हो, सब एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, गरीबों और कमजोरों की देखभाल पर जोर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इन वजहों से जो लोग थे जो कि इन चीजों से परेशान थे, वो क्या हुए, इस्लामिक वैल्यूज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। कानूनी नैतिक व्यवस्था आई, कुरान और हदीस ने जीवन के अनुष्ठानों, नैतिकताओं और कानूनों के लिए एक सार्वभौमिक कोड प्रदान किया। कि कुरान और हदीस के बेसिस पे क्या हुआ, लोगों ने अपने लिए रूल्स बनाए, लोग उन रूल्स को फॉलो करने लगे। ठीक है, विस्तार और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, 632 ईस्वी तक लगभग पूरा अरब प्रायद्वीप इस्लाम के एक झंडे के नीचे एकजुट हो चुका था। कि 632 ईस्वी आते आते क्या हुआ, जो पूरा विखंडित
अरब साम्राज्य था, अरब समाज था, इतने कबीलों में बटा हुआ था, वो क्या हुआ, इस्लाम के अंडर में आ गया। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष देखो, तो इस्लाम ने क्या किया, कबीलाई वफादारी को धार्मिक एकता में बदल दिया कि अब लोग धर्म के बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रभाव क्या पड़ा इसका कि एक खंडित समाज से क्या हुआ, एक महान एकीकृत सभ्यता बनी और धीरे धीरे वो क्या हुई, साम्राज्य में चेंज हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो साम्राज्य था, ये एक छोटी सी संस्थान देखने को मिल रहे थे हमको, संस्थान के रूप में आई थी इस्लामिक व्यवस्था जिसने चेंज कर दिया था वहां के समाज को। तो ये एक साम्राज्य कैसे बना, आगे क्वेश्चन में समझो। ठीक है, जिसमें आप खिलाफत के बारे में भी समझोगे। तो देखो 6th क्वेश्चन कहता है आपका कि राशिदून से उमैयद और अब्बासी खलीफाओं तक इस्लामिक खिलाफत का विकास का अनुगमन कीजिए कि ये 3 खलीफा या फिर खलीफेट कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुई, चेंज हुई। ठीक है, समय के साथ राजनीतिक सत्ता और शासक वर्ग की प्रकृति में भी किस प्रकार आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसके बारे में समझते हैं हम क्या है। अब सबसे पहले देखो, ये एक नया टर्म यहां से इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, खलीफा, है ना। तो ये देखो, अब खिलाफत या खलीफा क्या है, तो खिलाफत होता था आपका पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद बनी इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि पैगंबर मोहम्मद वहां के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड थे ना, लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा जो अरब साम्राज्य बनता चला जा रहा था, एक समाज जो इतना एकीकृत हो गया था, उसको आगे चलाने के लिए कोई चाहिए था ना। तो वो उस जरूरत के वजह से क्या हुआ, खिलाफत का उदय आपको देखने को मिला। तो खिलाफत कैसी, फिर से ये क्या कर रहा था, दोहरी भूमिका निभा रहा था, धार्मिक मामलों से भी डील कर रहा था और किससे, पॉलिटिक्स से भी डील कर रहा था। ठीक है, और इसने दोनों को जोड़ दिया किसके लिए, उम्मा के लिए, कि मतलब जो इस्लामिक जो बिलीवर कम्युनिटी थी वो कैसे आगे उसको बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आती है आपकी राशिदून खिलाफत, जो कि 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक आपकी चलती है। तो अब राजनीतिक अधिकार देखो, तो खलीफा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, खलीफा को रिप्रेजेंट किया ईश्वर के दूत का उत्तराधिकारी। तो ईश्वर के दूत कौन थे, पैगंबर मोहम्मद थे ना, और उनका उत्तराधिकारी कौन था, खलीफा था। ठीक है, कि मतलब उनके बाद कौन अब इस्लामिक कम्युनिटी को लीड करेगा, खलीफा लीड करेगा। तो इसका आधार क्या था, वो क्या करता था, परामर्श, मतलब समाज जो इस्लामिक कम्युनिटी थी उसको सजेशंस देता था, परामर्श करता था, सहमति पे बेस्ड थी, आदिवासी परंपरा पे थी। ठीक है, और पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, और इस्लाम के ऊपर समर्पित थी। तो ऐसा कुछ उसका पॉलिटिक्स थी। ठीक है, अब शासक अभिजात वर्ग इसमें कौन था, तो इसमें जो लीड करने वाले लोग थे वो कौन थे, वो थे पैगंबर मोहम्मद के साथी, जिनको क्या टर्म दिया गया है, सहाबा टर्म दिया गया है, याद रखना इसको। ठीक है, इनका प्रभुत्व था। तो मतलब जो कंपेनियंस थे प्रॉफिट के, वो लोग क्या करते थे, वही लोग खलीफा बने। ठीक है, कुरैश कबीले का नेतृत्व था। कुरैश कबीला कौन सा था, उसका नेतृत्व था इसमें खिलाफत में। ठीक है, और वंशानुगत सिद्धांत अनुपस्थित था यहाँ, यानी कि यहाँ पे आपको वंशानुगत प्रणाली नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई खलीफा है उसका बेटा ही खलीफा बन जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो आगे जाके होगा। अब देखो इसका प्रशासन कैसा था, तो केंद्रीकृत था। जो खलीफा था वो क्या करता था, पूरे एरिया को खुद से रूल करता था। इसका विस्तार कहां तक था, सीरिया, मिस्र और फारस। ठीक है, यहां तक विस्तार था। और राजस्व कैसे, गनीमत और जजिया और खराज, ये टैक्स के रूप थे आपके, इनके रूप में ये क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, यानी यहां से ही पैसा आ रहा था इनके पास। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो, तो खलीफा कौन कौन फेमस खलीफा थे, अबू बकर, उमर और अली। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लो। अबू बकर के टाइम पे क्या हुआ था, रिदा वॉर्स हुई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उम्मा को एकीकृत किया। उमर के टाइम पे क्या हुआ, प्रशासन का विस्तार हुआ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, दीवान प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान प्रणाली को किसने इंट्रोड्यूस किया था, उमर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अली के टाइम पे क्या हुआ, पहला गृह युद्ध हुआ। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि धार्मिक वैधता और सामूहिक नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व मतलब खलीफा खुद के मर्जी से रूल नहीं कर रहा था, उसके पास रूल को चलाने के लिए कौन कौन लोग थे, बहुत सारे कंपेनियंस थे, वो उसको क्या करते थे, गाइड करते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट खिलाफत वाली जो संस्था आई वो थी उमैयद, जो कि 661 से 750 ईस्वी तक थी। अब यहाँ पे आते आते क्या हुआ, राजनीति जो थी वो परिवर्तित हो गई। पहले खिलाफत हमने देखा था ना कि वो वंशानुगत नहीं थी, लेकिन उमैयद के टाइम पे क्या हुई,
ये वंशानुगत बन गई और खलीफा अब कैसा हो गया, निरंकुश शासक हो गया। पहले हमने देखा था ऐसा नहीं था ना, पहले क्या हो रहे थे वो लोग, कंपेनियन से खलीफा एक होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता था, परामर्श करता था, है ना, सजेशंस लेता था और क्या करता था, लोगों से एडवाइसेस लेता था। लेकिन अब शासक कैसा हो गया, निरंकुश हो गया और परामर्श का जो सिद्धांत था वो अब कमजोर देखने को मिल रहा है हमको। और देखो क्या, अभिजात वर्ग में पहले कौन से लोग थे आपके, जो कुरैश कबीले के लोग थे वो लोग थे ना, और कंपेनियंस थे। तो यहाँ पे उमैया कबीला, दमिश्क अभिजात वर्ग, अरब सैन्य वर्ग और किसका, अशरफ का उदय हुआ। ठीक है, और मवाली जो गैर अरब लोग थे वो लोग क्या थे, हाशिए पर चले गए, यानी उनको इग्नोर किया गया। ठीक है, अब प्रशासन देखो कैसा था, यहाँ पे भी केंद्रीकरण हुआ। ठीक है, प्रशासन सेंट्रलाइज था। अरबी को क्या किया, आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया और सिक्कों और दीवानों का अरबीकरण किया, कि सिक्कों और दीवानों पर क्या किया, अरबिक लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। ठीक है, विस्तार कैसे हुआ अब इसमें, तो इस टाइम तक अटलांटिक से भारत चीन सीमा तक इस्लाम का विस्तार हो चुका था और ये सबसे बड़ा अरब साम्राज्य बना था। ठीक है, और राज्य की प्रकृति कैसी थी, ये एक धार्मिक समुदाय तो था ही, इसके अलावा ये कैसा था, अब एक साम्राज्यवादी राज्य बन चुका था, यानी अब ये एक साम्राज्य का रूप ले चुका था। नेक्स्ट देखो, अब अब्बासी खिलाफत तक क्या हुआ, जो कि 750 से बहुत लंबे टाइम तक चली, 750 से 1258 ईस्वी तक। तो यहाँ पे राजनीति काफी हद तक रूपांतरित हो गई थी। अब क्या हुआ, हमने देखा ना कि पहले अरब्स का काफी ज्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब क्या हुआ, खलीफा अधिक फारसी प्रभाव में, यानी कि मतलब फारसी लोगों का और फारसी लैंग्वेज का प्रभाव बढ़ गया। वजीर और सचिवों के माध्यम से शासन होने लगा। ठीक है, और फारसी परंपराओं का भी समावेश हमको देखने को मिलता है। अभिजात वर्ग कौन कौन से लोग थे, अब देखो हमने देखा ना कि अरबिक लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अरब लोग थे उनकी भी पावर में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली ना, इसी वजह से जो अरबिक लैंग्वेज थी उसका डिक्लाइन हुआ। तो क्या हुआ कि बहुजातीय समाज था, कैसा था, जिसमें अरब, फारसी, तुर्क, कुर्द सभी लोग थे, और अरबों का जो प्रभुत्व था पहले वो अब क्या हुआ, घट गया। और मवाली जो लोग थे, जो जिनको पहले क्या, जो हाशिए पर थे, उनको क्या हुआ, अब समानता दी गई। ठीक है, वो अब इक्वल कंसिडर किए जाने लगे। प्रशासन कैसा था, जटिल था। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स हो गया बहुत ज्यादा, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ेगा तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना उसमें। ठीक है, राजधानी दमिश्क से बगदाद शिफ्ट कर दी गई और वजीर, दीवान, इक्ता ये सब क्या कर रहे थे, लॉ को, मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे थे। आर्थिक सांस्कृतिक विकास हुआ, व्यापार, कला, साहित्य में उन्नति देखने को मिली, यूनानी ग्रंथों का अनुवाद हुआ और विज्ञान का विकास इस टाइम पे पीक पे था बिल्कुल। ठीक है, यूनानी ग्रंथ आपके कौन से थे, रोमन लिटरेचर, उसका भी ट्रांसलेशन किया गया। अब फिर राजनीतिक पतन कैसे हुआ, क्षेत्रीय राजवंश उभर के आने लगे, तुर्क सैन्य वर्ग का जो पावर थी वो बढ़ गई। ठीक है, और खलीफा सीमित था, वो सीमित कहां तक हो गया, सिर्फ मेसोपोटामिया तक उसका जो कंट्रोल था वो रह गया। ठीक है, राज्य की प्रकृति कैसी थी, ये महानगरीय थी, मतलब ये क्या थे, काफी बड़ा साम्राज्य बन गया था ना, तो यहाँ पे शहर बहुत ज्यादा थे। और कैसी थी, नौकरशाही साम्राज्य था। हमने देखा कि पावर को कौन कंट्रोल कर रहा है, पावर किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, वजीर और सचिवों के द्वारा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो पावर थी वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा चुकी थी। तो अब देखो इसमें चेंजेस कैसे आए, तुलना देखो तो राजनीतिक अधिकार देखो कैसे चेंज हुआ। राशिदून के टाइम पे क्या था, परामर्श बेस्ड था और धार्मिक था, लेकिन उमैयद के टाइम पे क्या हुआ, ये वंशानुगत तो बन गया। और वंशानुगत का क्या मतलब हुआ कि वंश के पास तो थी पावर, लेकिन उसको कंट्रोल भी वही कर रहे थे। लेकिन अब्बासिद्स के टाइम पे क्या हुआ कि हालांकि खलीफा फैमिली बेस्ड ही था, लेकिन अब पावर को कौन कर रहा था, एक्सरसाइज आपकी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी कर रही थी। अभिजात वर्ग में देखो कैसे टाइम के साथ चेंज आया। राशिदून के टाइम पे किसका इंफ्लुएंस था, कुरैश और सहाबा का, लेकिन उमैयद के टाइम पे कौन थे, आपके अरब अभिजात थे। लेकिन अब्बासिद के टाइम पे कौन से आ गए, आपके बहुजातीय अभिजात वर्ग आ गया था। ठीक है, राज्य की प्रकृति कैसे चेंज हुई, पहले धार्मिक समुदाय था सिर्फ, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा एरिया में एक्सपेंशन देखने को मिला, और लास्ट आते आते क्या हुआ कि केंद्रीकृत और महानगरीय व्यवस्था बन चुकी थी। ठीक है, तो ये कैसे चेंज आपको देखने को मिल रहा है, पहले कबीलों में था, फिर साम्राज्यवादी रूपांतरण आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। अब इसका निष्कर्ष देखो, तो विकास, सामूहिक विकास कैसे हुआ, सामूहिक नेतृत्व, वंशानुगत राजशाही थी, नौकरशाही साम्राज्य था। ठीक है, समय के साथ धार्मिक से अधिक प्रशासनिक अधिकार, मतलब
धर्म से अब वो कहां जाने लगा, प्रशासन की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने लगा। ये परिवर्तन साम्राज्य निर्माण के अनुसार इस्लाम के अनुकूलन को दर्शाता है कि मतलब क्या हुआ, इस्लाम टाइम के साथ क्या हुआ, अडेप्ट होने लगा, क्योंकि अब क्या हुआ था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब 7वां क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन काल में नगरीकरण और सांस्कृतिक विकास में इस्लामी विश्व के योगदान के परीक्षण कीजिए। एक लोकप्रिय धार्मिक आंदोलन के रूप में सूफीवाद, अब देखो सूफीज्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, सूफीवाद के उदय और महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब चलो देखो, तो इस्लामिक दुनिया गतिशील शहरी सभ्यता अब बन चुकी थी, है ना, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही थी, समृद्ध सांस्कृतिक संश्लेषण हो चुका था अब तक, है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अब फिर सूफीवाद क्या था, सूफीवाद इस्लाम के अंदर एक लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रतिक्रिया के रूप में जन्म लिया इसने। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शहरीकरण कैसे हुआ इस्लामिक दुनिया में, शहरों का विकास हुआ, कौन कौन से बड़े शहर बने थे आपके, बगदाद, दमिश्क। ठीक है, प्रशासन और आर्थिक केंद्र बने थे ये शहर, यानी कि प्रशासन भी यहीं से कंट्रोल हो रहा था और इकोनॉमी भी यहीं से कंट्रोल हो रही थी। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य इन शहरों में हो रहा था, लंबी दूरी का व्यापार हो रहा था जो कि कहां तक, मध्य एशिया तक फैला हुआ था। समुद्री मार्ग के थ्रू भी क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। आप देखते हो कि अरब ट्रेडर्स कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे, अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे, क्योंकि ट्रेड अब बढ़ चुका था। व्यापारियों द्वारा शहरों का विकास किया गया और विनिमय के नए माध्यम इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था बनी जहां पे शिल्प और कारीगर, शिल्पकार कारीगर रहने लगे। उद्योग कौन कौन से, वस्त्र उद्योग, आपका धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग, ये सब क्या हुए, डेवलप हुए। शहरी बुनियादी ढांचा, शहर में कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिले, जैसे मस्जिदें थी, मदरसे थे और बीमारिस्तान। बीमारिस्तान का क्या मतलब हुआ, आपके अस्पताल जैसे इंस्टीट्यूशंस थे। मदरसों में कैसी धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और कैसी शिक्षा, और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी दी जाती थी। नहर, सड़क, जल प्रणाली, ये सब काफी ज्यादा क्या थी, डेवलप्ड थी, यानी इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री भी बोला जाता है। महानगरीय संस्कृति कैसी थी, बहुजातीय थी, हमने पहले ही देखा ना, धार्मिक समाज था, बहुजातीय था। अरब, फारसी, तुर्क, यहूदी, ईसाई सभी लोग क्या कह रहे थे, इन शहरों में रहा करते थे और समावेश था इन सारी कम्युनिटीज का। फिर अब देखो सूफीवाद या तसव्वुफ का उदय कैसे हुआ। तो सूफीवाद का अर्थ क्या होता है, ये सूफीवाद इस्लाम का रहस्यमयी आयाम है ना, और इसमें ईश्वर से व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष अनुभव की, मतलब ईश्वर से हम डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, ऐसा था इसमें। अब इसका उदय की वजह क्या थी, तो ये अब देखो, जब शहरों का इतना ज्यादा विकास हुआ तो लोग क्या हुए, लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शहरी वैल्यूज को अपने अंदर समाने लगे थे ना। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो भौतिकवाद था, जो कि मटेरियलिज्म की तरफ लोग जा चुके थे, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, और कठोर धर्म से असंतोष के प्रति ये क्या हुआ, इसका उदय हुआ, कि मतलब कठोर धर्म यानी जो रूढ़िवादी सोच थी उसके अगेंस्ट में भी आया ये। ठीक है, अब इसका मेन बिलीफ क्या था, इश्क, भक्ति या तौहीद। ठीक है, फना जिसको क्या बोला जाता है, स्वय विलय की, मतलब ईश्वर में लीन हो जाना। ठीक है, और सादगी और त्याग की, मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। ठीक है, और त्याग के ऊपर इसमें फोकस किया गया। इसका संगठन कैसा था, सूफी सिलसिले आए, है ना, सिलसिले मतलब आपके क्या हुए, कि मतलब आदेश को समझा गया। ठीक है, और इनका सिलसिलों का नेतृत्व कौन करते थे, पीर करते थे या शेख किया करते थे, और ये खानकाह की स्थापना करते थे। ठीक है, अब आप देखोगे, आपने इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे पीर के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी सिलसिलों के बारे में पढ़ा होगा। ये सब कौन थे, आपके मिस्टिक्स थे, है ना। लोकप्रिय अपील कैसे थी इनकी, कि मतलब ये समाज में इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गए, क्योंकि ये सभी वर्गों के लिए खुला था। आप देखते हो कि जो आपका अजमेर वगैरह है, इन जगहों पे सभी कम्युनिटीज के लोग जाते हैं। ऐसा क्यों जाते हैं, क्योंकि ये सभी वर्गों के लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग ही जा सकते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषाओं और संगीत जैसी चीजों को यहाँ पे फोकस किया गया, कि मतलब जो लोकल लैंग्वेज में लोगों को ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसकी वजह से कॉमन लोग इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने क्या किया, इसको ज्वाइन करने की कोशिश की। उदाहरण कैसे थे, अब अल गजाली जैसे, रूमी एक बहुत फेमस पोएट है, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा रूमी की पोइट्री। उनकी पोइट्री कैसी थी, गॉड को डेडिकेटेड होती थी। ठीक है, प्रसार कहाँ हुआ, पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया, भारत, इन सब जगहों पे आपके सूफीवाद का प्रसार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या था, इसने समाज को एकीकृत कर दिया गया। कुलीन और जनता के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया गया, क्योंकि क्या हुआ, कुलीन वर्ग और जो नॉर्मल लोग थे वो सभी लोग अब इन
सूफी पीरों के पास जाने लगे और उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी का प्रसार किया, समतावादी मूल्य यानी इक्वालिटी की वैल्यू को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, स्थानीय परंपराओं से संवाद हुआ और इस्लाम के प्रसार में इससे सहायता भी देखने को मिली। ठीक है, धार्मिक लचीलापन कि मतलब इसमें अधिक समावेशी बन गया, कि इसने क्या किया, बहुत ज्यादा लोगों को अपने अंदर समाने की कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि मतलब आपने एक रूल तोड़ा अब आप कम्युनिटी का हिस्सा हो ही नहीं, ऐसा नहीं था यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा समावेशी था, वेलकमिंग था। और क्या था, अनुकूलीय इस्लाम। ठीक है, अनुकूलनीय इस्लाम का क्या मतलब हुआ कि इसने रूढ़िवादी की जो कठोरता थी उसको कम कर दिया और ज्यादा अनुकूलनीय बनाया कि लोग इसको अब ज्यादा आसानी से फॉलो कर सकते थे। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा कि राज्य से स्वतंत्र नैतिक अधिकार मिल गया था इसको, कि मतलब राज्य से स्वतंत्र तो था ही और क्या था, मौलिक मोरल वैल्यूज भी प्रोवाइड करता था लोगों को। आगे देखो, अब इसका विश्लेषण देखो तो इस्लामिक शहर क्या बने थे, आपके व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के केंद्र बने थे। शहरीकरण हुआ था जिसकी वजह से एक शानदार सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। समझ गए ना, सूफीवाद क्या था, इस्लाम का आध्यात्मिक लोकतंत्रीकरण था। अब इसका निष्कर्ष देखो क्या समझते हैं हम, कि इस्लामिक दुनिया ने एक जीवंत शहरी और सांस्कृतिक सभ्यता का निर्माण किया। समझ गए ना, सिंपल सी चीज। सूफीवाद ने क्या किया, लोकप्रिय स्तर पर धर्म और समाज को जोड़ दिया, सिंपल। और इन दोनों ने मिलकर इस्लामिक संस्कृति का बहुत ज्यादा विस्तार किया। ठीक है, और इस्लाम को क्या किया, ज्यादा फॉलो करने लायक बना दिया, क्योंकि अब जो रूढ़िवादी विचार थे वो घट गए थे। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड यूनिट के ऊपर, जो कि है हमारी मेडाइवल चाइना के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कन्फ्यूशनिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, तो इसने मध्यकालीन चीन के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को किस प्रकार प्रभावित किया था और स्वर्ग के आदेश की अवधारणा क्या थी, और इसने प्रशासन में विद्वान अभिजात वर्ग की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो अब कन्फ्यूशियसवाद क्या था, इसको समझते हैं हम। तो कन्फ्यूशियसवाद जो विचारधारा थी ये किसके ऊपर, कुंग फू त्सु के विचारों के ऊपर, उनकी शिक्षाओं के ऊपर आधारित थी। ये एक नैतिक व्यवस्था थी, पदानुक्रमित थी और सामाजिक सद्भाव के ऊपर बेस थी। ठीक है, देखो ये टेक्स्ट आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है बस इस वाली स्लाइड में। प्रमुख अवधारणाएं किसके ऊपर फोकस था, ज्ञान अर्जित करने के ऊपर फोकस था, और क्या, अच्छा आचरण करने के ऊपर और परोपकारी पितृसत्ता के ऊपर फोकस किया गया था। समाज कैसा था, पदानुक्रम कैसा था, समाज का हायरार्की कैसी थी। तो 5 संबंध थे। पहला संबंध कौन सा था, शासक और प्रजा के बीच में। फिर कौन सा, पिता पुत्र, बड़ा भाई और छोटा भाई, पति पत्नी और मित्र मित्र। ये 5 तरह के रिलेशंस के बारे में बताया गया। जोर किस पे किया गया कि कर्तव्य लोग अपने निभाएं और क्या करें, आज्ञा का पालन करें और समाज में सद्भाव को फैलाने की कोशिश करें। राज्य की विचारधारा कैसी थी, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में देखा गया। ऐसा नहीं था कि ये कुछ आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, बोला गया कि ये प्रकृति से आया है। ठीक है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है, शासक को बोला गया कि वो नैतिक आदर्श प्रस्तुत करे, कि मतलब लोगों को, वो शासक ऐसा हो कि वो लोगों को इंस्पायर करे, और शासन को नैतिक उद्यम के रूप में दिखाया गया। ठीक है, कन्फ्यूशियस नौकरशाही कैसी थी, अब ये ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी, जिसने आगे चल के बहुत सारी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को इंस्पायर भी किया कहीं ना कहीं। तो ये योग्यता आधारित प्रशासन था। अब आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखोगे कि मेडाइवल चाइना किस तरह से अलग था, कि मतलब यहाँ पे कोई समाज के ऊपर नहीं था कि मतलब आप किसी विशेष समाज से आते हो तो आपके पास पावर थी, ऐसा नहीं था। अगर बोल रहा था कि आपके पास योग्यता है तो आप प्रशासन में आ सकते हो। सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट की जाती थी, उसके आधार पे ब्यूरोक्रेट्स को चुना जाता था। कन्फ्यूशियस क्लासिक्स का ज्ञान होना जरूरी था। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित प्रशासन था, क्योंकि लोग क्या थे, जो प्रशासन में आने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे, और एक स्थिर तंत्र था, मतलब स्टेबल समाज था। ठीक है, आगे देखो और क्या था, राजवंश स्थिरता में भूमिका। तो सांग मांग आदि में ये जितने भी डिफरेंट क्या बोलते हैं आपके राजवंश है, उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को, इस कन्फ्यूशनिज्म को फॉलो किया। केंद्रीकृत शाही सत्ता का आधार बनाइए। और क्या हुआ, सैन्य अभिजात पर निर्भरता कम हो गई, क्योंकि अब ये निर्भरता कहां जा रही थी, आपके ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जा रही थी। ठीक है, अब ये देखो, मैंडेट ऑफ हेवन क्या है, स्वर्ग का जनादेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग का जनादेश का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपके पास राजा के पास रूल है वो कहां से आ रहा है, वो स्वर्ग से आ रहा है, यानी गॉड की तरफ से आ रहा है। शासन का अधिकार किसके ऊपर बेस्ड था, नैतिक गुण पे, कि मतलब जब तक कोई राजा अच्छे वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा
क्या बोलते हैं, अच्छा शासक है, तो मतलब उसका शासन चलता रहेगा। कि लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, कोई गलत काम किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका शासन चला जाएगा। और क्या बोला गया कि जनादेश स्थायी या फिर वंशानुगत नहीं है, कि जो ईश्वर की तरफ से उसको पावर मिली है वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगी। अगर भ्रष्ट या अत्याचारी शासक होगा तो वो अपना जनादेश को खो देगा। ठीक है। और बोला गया कि अगर प्राकृतिक आपदाओं को बताया गया कि अगर मान लो कोई ए राजा है, उसके टाइम पे, ए राजा के टाइम पे नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहा है कि वो जो राजा है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा बोला गया। और इसका क्या मतलब देखा गया कि विद्रोह नैतिक रूप से उचित बताया गया, कि अगर कोई राजा के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, बोला गया कि वो सही है। ठीक है। राजवंशीय परिवर्तन को संभव बताया गया, कि मतलब अलग अलग राजवंश आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर राजवंश कोई खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, समाज में कोई बहुत नुकसान हो गया, ऐसा नहीं समझा गया। बोला गया कि अगर राजवंश चेंज हो रहा है तो इसके पीछे एक बिगर कॉज है, और वो कॉज कहां से आ रहा है, ईश्वर की तरफ से आ रहा है। नैतिकता और राजनीतिकता का संबंध, राजनीतिक सत्ता का संबंध बताया गया, कि मतलब राजनीतिक सत्ता आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप नैतिक रहोगे। इसका उदाहरण कैसे था कि अगर राजवंश का पतन हो गया तो इसको कैसे समझते थे लोग, कि उसने जनादेश को खो दिया है। और नया शासक अगर आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, कि स्वर्ग की स्वीकृति हुई। कि अगर नया शासक आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, कि वो शासक को कौन लेके आया है, वो खुद गॉड लेके आया है। ठीक है। तो अब इसमें स्कॉलर जेंट्री या फिर विद्वान सज्जन वर्ग कौन थे, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। तो ये कौन लोग थे, ये शिक्षित अभिजात वर्ग थे। ठीक है। इनका चयन कैसा होता था, समझ गए थे ना हम, कैसे हो रहा था, सिविल सेवा परीक्षा से होता था। और ये किसमें स्पेशलाइज थे, ये कन्फ्यूशियस ग्रंथों और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा स्किलफुल थे। इनकी प्रशासनिक भूमिका क्या थी, तो ये ब्यूरोक्रेसी करते थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और क्या थे, अधिकारी थे, सलाहकार थे। ये किसको सलाह देते थे, राजा को सलाह देते थे। इनका कार्य क्या था, कानून व्यवस्था को बना के रखना, शासन करना, राजा के तरफ से शासन करना। और जो रॉयल पॉलिसीज थी उनको कौन लागू करवाता था, ये स्कॉलर जेंटली क्लास ही करती थी। ठीक है। तो इसका समाज में प्रभाव क्या था, तो ये जो स्थानीय अभिजात थे, जो लोकल अभिजात लोग थे, ये दिखाते थे नैतिक मार्गदर्शक थे, कि मतलब ये समाज में मार्गदर्शन कर रहे हैं नैतिक मूल्यों का। ये कन्फ्यूशियस मूल्यों का संरक्षण करते थे, और राज्य और समाज के बीच में बिचौलिया थे। इसको आप एक हायरार्की बेस्ड भी समझ सकते हो, कि नीचे सबसे ऊपर आपका कौन है, यहाँ पे आपका किंग है, उसके बाद कौन आ जाते हैं, बीच में आपका स्कॉलर जेंट्री क्लास आ जाता है, और नीचे कौन सी आ जाती है, आपकी पॉपुलेशन आ जाती है, यानी प्रजा आ जाती है। ठीक है, समझ गए। आगे चलो। अब तो अब कन्फ्यूशियसवाद समझ गए क्या होता है, कि कन्फ्यूशियसवाद वाज शासन का एक नैतिक राजनीतिक ढांचा इसने तैयार करके दिया। स्वर्ग का जनादेश क्या था, कि शासकों को सशर्त वैधता सुनिश्चित करता था ये। और विद्वान अधिकारी कौन थे, ये नौकरशाही राज्य की रीढ़ बने, कि मतलब इन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक साम्राज्य को बनाने में हेल्प करी। तो इसका निष्कर्ष कि मध्यकालीन चीन ने राजनीतिक सत्ता के साथ साथ नैतिक विचारधारा का भी मेल किया। ठीक है, समझ गए ना, ये सिंपल सी पॉइंट्स है, ये बस कंक्लूड कर रहे हैं हम। कन्फ्यूशियसवाद ने स्थिर, पदानुक्रमित लेकिन योग्यता आधारित शासन सुनिश्चित किया, कि मतलब जो शासन में आने वाले लोग हैं वो योग्य हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे भी वो लोग आ गए। ठीक है। इस प्रणाली ने नैतिक वैधता और प्रशासनिक दक्षता के बीच में संतुलन बनाया। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है आपका कि मेडाइवल चाइना में, अब आपने कन्फ्यूशनिज्म समझ लिया। अब देखो, खानाबदोश आक्रमणों, विशेषकर मंगोल और जुर्चेन के प्रभाव का चीनी समाज और राज्य संरचनाओं पर मूल्यांकन कीजिए, कि जो नॉर्थ की तरफ से अटैक हो रहा था मंगोल्स और जुर्चेन का, उनका क्या प्रभाव पड़ा चाइना के ऊपर। ठीक है। और फिर देखेंगे हम कि मिंग वंश ने राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए क्या प्रयास किए, कि जब ये लोग चले गए, जब ये मंगोल और जुर्चेन्स चले गए, तो फिर वापस चाइनीज वैल्यूज को लाने के लिए मिंग वंश ने क्या किया। ठीक है, इसको समझते हैं हम। तो देखो, अब खानाबदोश आक्रमण कहां से हो रहा था, इन्होंने चीनी राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया, कि अब कोई नई प्रणाली आ रही है, नई व्यवस्था आ रही है, तो क्या करेगा, वो जो ओल्ड व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर देगा ना। मंगोल, और ये चेंज कौन कर रहा था, ये चेंज कर रहे थे मंगोल और जुर्चेन्स। ठीक है, जिसे हिंदी में जूचेन बोला गया है। तो इन्होंने राज्य की संरचना और सांस्कृतिक गतिशीलता को बदल दिया, कि मतलब जो ये अपनी वैल्यूज लाए थे, इन्होंने चाइनीज साम्राज्य में उसको इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। तो अब ये खानाबदोश आक्रमण हो कहां से रहा था, तो ये खानाबदोश आक्रमण आपकी उत्तरी सीमाओं से हो रहा था, जहां की स्टेपी घास के मैदानों में ये खानाबदोश लोग रहा करते थे।
ठीक है। और ये जो आपका उत्तरी चाइना था वो इनके साथ कांटेक्ट में था। तो इसमें प्रमुख समूह कौन से थे? आपके जुर्चेन या जुचेन और मंगोल, जिन्होंने युआन साम्राज्य को स्थापित किया था। इसके परिणाम स्वरूप राजवंशीय विखंडन और क्षेत्रीय विभाजन हुआ, कि मतलब जो राजवंश थे, चाइना के राजवंश थे, वो क्या हुए? टूट गए और क्षेत्र विभाजन हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जूचेन जो थे उनके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो राजनीतिक प्रभाव क्या था? उत्तरी सांग को इन्होंने क्या किया? उत्तर में जो सांग साम्राज्य था उसको पराजित किया और साम्राज्य का विखंडन कर दिया। सांग शासकों को दक्षिणी चीन की ओर धकेल दिया इन्होंने, ठीक है, उसकी तरफ पलायन करने को मजबूर किया। और दोहरी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो कि जिन बनाम सांग, क्योंकि जिन कहां थे आपके? जुचेन कहां थे? नॉर्दर्न चाइना में थे, और सांग आपके कहां थे? सदर्न चाइना में। तो मतलब चाइना को अब दो कम्युनिटीज या फिर दो राजवंश कौन कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। इन्होंने प्रशासन में कैसे परिवर्तन लाया? तो इन्होंने, जूचेन ने क्या किया कि जो चीनी नौकरशाही की व्यवस्था थी, जो कि कन्फ्यूशियसवाद पर आधारित थी, उसको अपना लिया। ठीक है, स्थानीय संस्कृति और सभ्यता के रक्षक के रूप में खुद को पेश किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो ओल्ड व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से खत्म किया, ऐसा नहीं किया इन्होंने क्या किया कि जो लोकल संस्कृति थी उसके प्रोटेक्टर के रूप में खुद को बताया। और सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा? तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव सिंपल सा क्या पड़ा कि दक्षिण की ओर प्रवास हो गया। आर्थिक केंद्र कहां अब चले गए? यांगजी घाटी की क्षेत्र की तरफ चले गए। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और शहरी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट मंगोल का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में समझते हैं। मंगोल शासन का तो राजनीतिक संरचना कैसी थी? मंगोल शासन जो आया था चाइना के अंदर, उसको किसने स्टैब्लिश किया? कुबलई खान ने स्टैब्लिश किया। आपको अगर याद होगा, अपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, कुबलई खान कौन था? ही वॉज अ सक्सेसर ऑफ हुम? बताओ जल्दी से, कमेंट्स में बताओ किसका सक्सेसर था वो। ठीक है, विदेशी गैरहान शासक अभिजात वर्ग की शुरुआत हुई और केंद्रीकृत शासन लेकिन जातीय पदानुक्रम के साथ हुआ, कि मतलब शासन अभी भी केंद्रीकृत था लेकिन अब क्या हुआ? जातीय पदानुक्रम, की मतलब जाति बेस्ड हो गया ये। और विदेशी गैरहान शासक अभिजात वर्ग की शुरुआत हुई, कि मतलब गैर चाइनीज लोग थे वो लोग अब कहां हुए? आपके शासन में आने लगे। ठीक है, और देखो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? समाज मंगोलों, मध्य एशियाई और चीनियों में विभाजित था। अब आपके तीन कम्युनिटीज हो गई, मंगोल लोग, मध्य एशियाई लोग जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और कौन से? जो ओरिजिनल चीनी लोग थे उनके बीच में। ठीक है, स्थानीय चीनी निवासियों के विरुद्ध अपमानजनक प्रतिबंध और भेदभाव होने लगा अब। ठीक है, और पारंपरिक कन्फ्यूशियस व्यवस्था अब कमजोर हो गई। ठीक है, हालांकि ऐसा पहले नहीं था लेकिन मंगोलों के आने के बाद ऐसा हो गया। ठीक है, प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी? कि जो शाही सिविल सेवा परीक्षा हो रही थी वो क्या हो गई? खत्म होने लगी। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या किया मंगोल्स ने? इसको धीरे धीरे वापस से लाना शुरू कर दिया। मुख्य पदों पर अब कौन थे? इस पे मंगोल लोगों ने खुद का कंट्रोल किया और मध्य एशिया के लोगों का कब्जा था, जो कि पहले कौन लोग कर रहे थे? हान कम्युनिटी के लोग, यानी चाइनीज लोग कर रहे थे। सैन्य कब्जे पर आधारित शासन व्यवस्था, की मतलब जो जितना पावरफुल उसकी जो पावर है एडमिनिस्ट्रेशन में वो उतनी ज्यादा। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? थलचर व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, यानी सिल्क रूट का पुनरुद्धार हो गया इस टाइम तक। यूरेशियाई संपर्क में वृद्धि हुई, जैसे कि मार्को पोलो वगैरह ये लोग क्या होने लगे? अब ये ट्रैवल करने लगे और यूरेशियाई समाज के साथ भी इन्होंने क्या किया? चाइना को जोड़ दिया। और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, लेकिन गहरा सामाजिक तनाव और ग्रामीण गरीबी भी हमको देखने को मिलती है। सामाजिक तनाव क्यों था? क्योंकि जो इनहैबिटेंट थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे, उन लोगों को काफी ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इसकी वजह से वो नाखुश थे। ठीक है, अब खानाबदोश शासन के समग्र प्रभाव देखो। कन्फ्यूशियस नौकरशाही व्यवस्था में व्यवधान देखने को मिला। सैन्य निरंकुश शासन का उदय हुआ। व्यापार और कूटनीति के माध्यम में से वैश्विक संबंधों में वृद्धि देखने को मिली, मतलब व्यापार होने लगा और कूटनीति हुई। इसकी वजह से क्या हुआ? चाइना जो था वो अब बाकी के वर्ल्ड से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हो गया। ठीक है, उत्तर दक्षिण आर्थिक विभाजन का मजबूत होना, कि मतलब उत्तर दक्षिण के बीच में जो विभाजन था वो और भी ज्यादा अब मजबूत हो गया। अब देखो मिंग राजवंश पे आ जाते हैं हम। मिंग राजवंश के टाइम पे राजनीतिक पुनरुद्धार हुआ तो चीनी शासन की बहाली वापस होने लगी। ठीक है, मिंग राजवंश ने 1368 में मंगोलों को खत्म कर दिया और उसके बाद हान चीनी राजनीतिक अधिकार को पुनर्स्थापित कर दिया। प्रशासनिक सुधार क्या हुआ? कि सांग और तांग पैटर्न पर आधारित पारंपरिक व्यवस्थाओं को या पारंपरिक स्थानों को वापस से इन्होंने इंस्टॉल कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा को वापस से शुरू कर दिया और केंद्रीकृत शाही सत्ता को सुदृढ़ कर दिया। सैन्य उपाय क्या थे? महान जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी
उसको वर्तमान स्वरूप में पुनर्निर्माण किया, यानी इसी टाइम पे ये वापस से रीडेवलप की जाने लगी। विदेशी आक्रमणों और खानाबदोश खतरों का विरुद्ध मजबूत रक्षा प्रोवाइड करी इसने, ठीक है। आगे चलो, मिंग सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुद्धार कैसे हुआ? तो कन्फ्यूशियसवाद की बहाली हुई, समझ गए ना, शासन और प्रशासन में कन्फ्यूशियस विचारधाराएं वापस आई। आर्थिक विस्तार कैसे हुआ? कृषि का विस्तार हुआ, व्यापार पर नियंत्रण हुआ और कागजी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगा। शहरी केंद्र और बाजार बने, ठीक है। सांस्कृतिक उत्कर्ष कैसे हुआ? कि कला, साहित्य और विश्व प्रसिद्ध सफेद चीनी मिट्टी उद्योग का विकास हुआ, क्योंकि अब जो ट्रेड था वो बाकी दुनिया के साथ भी होने लगा, ठीक है। चीनी सांस्कृतिक पहचान का सशक्तिकरण होने लगा, ठीक है, कि मतलब जो नेशनल आइडेंटिटी थी वो मजबूत हो गई। तो अब पुनरुद्धार की सीमाएं क्या थी? तो अत्यधिक केंद्रीकरण की वजह से नौकरशाही की कठोरता बढ़ गई और भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। बात कि मतलब जो अब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया था ना, इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया। बाद के चरण में अलगाववादी प्रवृत्तियां भी देखने को मिली, जैसे कि विदेश यात्रा के ऊपर प्रतिबंध जैसी चीजें भी आई, जो कि काफी ज्यादा बैफलिंग थी लोगों के लिए। उत्तरी खानाबदोशों और आंतरिक असंतोष का निरंतर खतरा देखने को मिला, ठीक है, कि मतलब उत्तर से वापस से अटैक्स का खतरा कहीं ना कहीं अभी भी था और आंतरिक में असंतोष भी था लोगों के अंदर। अब ये बोल रहा है कि मध्यकालीन चीन की प्रमुख तकनीकी उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए और उनके अर्थव्यवस्था, समाज और वैश्विक अंतःक्रियाओं पर प्रभाव का आकलन करने को बोल रहा है, कि मतलब जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे वो कैसे हुए थे, ठीक है, और वो क्या उपलब्धियां थी, ठीक है, और उनका क्या इफेक्ट पड़ा वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर, समाज के ऊपर, और जो ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए बोल रहा है हमको। तो अब देखो, मध्यकालीन चीन ने प्रमुख तकनीकी नवाचारों को देखा, कि मतलब मेडाइवल चाइना में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इनोवेशंस देखने को मिले, जिसकी वजह से क्या हुआ, आर्थिक विस्तार हुआ। इनोवेशंस होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप करेगी ना। प्रौद्योगिकी के कारण धन, व्यापार, मुद्रीकरण और सांस्कृतिक उत्कर्ष में वृद्धि हुई। मतलब अब टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ जाएगा, मुद्रीकरण हुआ और सांस्कृतिक उत्कर्ष भी बढ़ गया, ठीक है। आगे देखो, अब तो प्रमुख तकनीकी उपलब्धियां क्या थी? तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कृषि के अंदर क्या डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। सबसे पहला क्या था, चंपा चावल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंपा चावल कैसा था? ये जल्दी पकने वाला चावल था। ऐसी किस्मों की शुरुआत हुई, ठीक है। लोहे के हल इंट्रोड्यूस हुए और बेहतर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सिंचाई तकनीकों और नहरों जैसे कि झैंगुओ नहर का विस्तार हुआ और फसल चक्र जैसे फसलों का रोटेशन हुआ और बहुफसलीय प्रथाओं में वृद्धि देखने को मिली हमको, कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फसल को किसान उगा रहा था, अब वो मल्टीपल फसलों को उगाने लगा। औद्योगिकी में कैसा हुआ और शिल्प तकनीक कैसे डेवलप हुई? तो जो चीनी मिट्टी के, व्हाइट चीनी मिट्टी जिसको पोर्सिलिन बोला जाता है, इन उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है, क्योंकि इनका क्या था, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी थी ना। आज भी आप देखते हो चीनी मिट्टी के बर्तन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। रेशम उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है, और उन्नत लोहा और इस्पात उत्पादन हुआ और गलाने की नई टेक्निक आई, ठीक है। मुद्रा और ज्ञान प्रणाली में कैसे हुआ कि कागज और ब्लॉक प्रिंटिंग, कागज का आविष्कार कब हुआ था? दूसरी शताब्दी में, और ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। ब्लॉक्स की सहायता से प्रिंट किया जाने लगा। अब जब प्रिंट किया जाने लगेगा तो क्या होगा, इससे आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कन्फ्यूशियस ग्रंथों का प्रसार हुआ और शिक्षा का विस्तार हुआ। अब जब प्रिंटिंग होने लगी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रंथ वगैरह थे कन्फ्यूशियस वैल्यूज वाले, वो सब अब ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ, साक्षरता भी बढ़ी और नौकरशाही की जो दक्षता थी, एफिशिएंसी थी, वो भी बढ़ गई, ठीक है। और क्या उपलब्धियां थी नौवाहन और समुद्री तकनीक में, जैसे कि चंबुकीय कंपास, कंपास का आविष्कार हुआ और उसका विकास हुआ और उसका उपयोग किया जाने लगा। अब जहाज निर्माण की नई तकनीकें, जैसे कि स्टर्न पतवार में सुधार देखने को मिला। और क्या हुआ, समुद्री नेटवर्क का, समुद्री व्यापार के नेटवर्क का विस्तार हुआ, क्योंकि क्या देखने को मिला आपको, क्योंकि अब ज्यादा एफिशिएंट शिप्स, ज्यादा अच्छे शिप्स बनाए जाने लगे, तो अब चाइना का व्यापार जो था वो भी बढ़ गया। मौद्रिक और वाणिज्यिक नवाचार कौन से थे? जैसे कि कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई, ठीक है, कागजी मुद्रा आई। अब यानी जो आप नोट्स देखते हो आज के टाइम पे, पैसे नोट के सहायता से ही आप चीजों को खरीदते बेचते हो ना, तो वो चीज यहीं से, चाइना से आई थी, ठीक है। और देखो, क्रेडिट उपकरणों, विनिमयों के माध्यम से विकास हुआ इनका, कि मतलब क्रेडिट पे दी जाने लगी चीजें। और क्या हुआ, बाजार अर्थव्यवस्था और मुद्रीकरण का विकास देखने को मिलता है। और देखो आगे क्या होता है, अर्थव्यवस्था के भी इस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कृषि अधिवेश उत्पादन में वृद्धि हुई, आंतरिक और बाह्य नेटवर्क का विस्तार हुआ, ठीक है,
शहरी केंद्र बाजार बढ़ गए, और क्या हुआ, मुद्रीकरण की वजह से जो बार्टर सिस्टम था वो खत्म हो गया, है ना। राज्य के राजस्व और कराधान की क्षमता में वृद्धि हुई। और क्या हुआ, समाज पे प्रभाव देखो, तो समाज के ऊपर जनसंख्या में आपकी जो वृद्धि थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अब भुखमरी खत्म हो गई ना। व्यापारी वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि अब लोग ट्रेड वगैरह करने लगे तो उनके पास पैसा आने लगा। शिक्षा के प्रसार से के माध्यम से विद्वान सज्जन वर्ग का सुदृढ़ीकरण हुआ, क्योंकि अब ज्यादा लोग पढ़ने लिखने लगे। और क्या हुआ, जीवन स्तर बेहतर हो गया, उपभोग के पैटर्न में सुधार देखने को मिला। परीक्षा प्रणाली के माध्यम से सीमित सामाजिक गतिशीलता आई। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है इसको। अब राज्य की संरचना पे इस पे प्रभाव देखो, केंद्रीकृत नौकरशाही आई। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग होने लगी, अब रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। कर संग्रह और प्रशासन क्या हुआ, अब और भी ज्यादा एफिशिएंट हो गया। प्रमुख उद्योग के ऊपर जैसे कि लोहा, नमक, इन सब के ऊपर किसका कंट्रोल हुआ, राज्य का कंट्रोल हुआ। अब जब राज्य इन इंपॉर्टेंट उद्योगों को कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, उसके पास पैसा भी ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। वैश्विक अंतःक्रिया यानी वर्ल्ड के साथ इसका बिजनेस कैसा था, ये देखो, तो सिल्क रूट और समुद्री व्यापार का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, है ना। सिंपल सी चीज है, जब आपके पास इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगा वर्ल्ड के साथ शेयर करने के लिए, तो आप शेयर करोगे उसको। ठीक है, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यानी सेंट्रल एशिया के साथ भी चाइना के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हो गए। चीनी आविष्कार जो थे वो यूरोप तक पहुंच गए, जैसे कि क्या हुए, आपके कागज और बारूद, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं आतिशबाजी वगैरह, वो सब का आविष्कार कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था ना। एफ्रो यूरेशियाई व्यापार नेटवर्क में चीन का एकीकरण देखने को मिला, कि मतलब एफ्रो यूरेशियाई यानी अफ्रीका और यूरोप और एशिया के बीच में अब चाइना भी आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में देखने को मिलता है। तो इतिहासकार ने इस पे ऊपर क्या बोला है, तो एक जोसेफ नीदम करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी किताब के अंदर। जोसेफ नीदम के अनुसार सांग काल की वैज्ञानिक और यांत्रिक प्रगति ने चीन को औद्योगिक क्रांति के कगार पर ला खड़ा किया था। इसे सांग वंश की मध्यकालीन आर्थिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सांग समय था, सांग काल था, उस टाइम पे जो वैज्ञानिक और यांत्रिक प्रगति थी उसकी वजह से चाइना कहाँ आ गया था, वो औद्योगिक क्रांति की स्टेज पे आ गया था। मतलब अब क्या हुआ, अब उसकी जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के वजह से चेंज होके अब वो कहाँ चली गई, इंडस्ट्रियलाइज हो गई। ठीक है, और इसे ही उन्होंने क्या बोला कि मध्यकालीन आर्थिक क्रांति के रूप में डिफाइन किया। अब देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस क्या थी कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का जो वितरण था, जो प्रसार था, वो असमान रूप से हुआ, कि कुछ जगह जो प्रौद्योगिकी थी वो हाईली डेवलप्ड थी लेकिन कुछ जगह वो उतनी डेवलप्ड नहीं थी। राज्य के अत्यधिक नियंत्रण की वजह से कभी कभी निजी नवाचार को प्रतिबंधित भी किया। अब आप देखते हो कि जो मेजर उद्योग थे उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, राज्य का कंट्रोल था ना। लेकिन जब राज्य इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगेगा चीजों को, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा, है ना। बाहरी आक्रमणों, अब देखो रेगुलर जो आक्रमण हो रहे थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बार बार उथल पुथल देखने को मिल रही थी। अब मान लो स्टेबिलिटी एक तरीके से नहीं आ रही थी रेगुलर की, कि मतलब जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी साम्राज्य में वो स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि बार बार बाहर से लोग क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। इसकी वजह से जो डेवलपमेंट था वो उतने एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा था। तो अब निष्कर्ष देखो, तो इन तकनीकी नवाचारों ने चीन को मध्यकाल में एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाया। ठीक है, यानी कि वो एक ग्लोबल पावर बन गया, जिसे आपके इतिहासकार मध्यकालीन आर्थिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो यही हो जाता है आपकी ये जो पेपर है मध्यकालीन विश्व, वो खत्म। ठीक है, तो इस वाली यूनिट में हमने पूरे 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया है। आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो पेपर है वो इसी कंटेंट के ऊपर से बनेगा, क्योंकि ये पूरा आपके 4-5 साल के पेपर्स का निचोड़ है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। अगर कहीं आपको कुछ शॉर्ट था, मैंने देखा कि 1-2 जगह कंटेंट में जो साइज था, आपके फॉन्ट का साइज था वो छोटा था, तो आप इसको अपने दूसरे फोन के ऊपर इस पीडीएफ को खोल लेना। पीडीएफ में बहुत ही अच्छे से आपको बड़ा बड़ा दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग में थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको कोई और अच्छे से पढ़ना हो तो मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर। मैं इसके ऊपर और वीडियो एक बना दूंगा थोड़ी छोटी, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और जो भी आपके डाउट्स बच जाते हैं वो हम उसमें कवर कर लेंगे और 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपना कोई डाउट हो तो वो बता देना और वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा वीडियो हो जाता है खत्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।